तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। यूके ट्रिपल एस सी एल टी एग्जाम डेट आप सभी जानते हैं, इसका पोस्टपोन्ड हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले सभी से कहूंगा एक बार माइक चेक कर लें। यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं वे भी, और जो गूगल मीट पे जुड़े हैं कृपया सभी एक बार कंफर्मेशन दे दें। हालांकि गूगल मीट से कंफर्मेशन मिल चुका है। कंटिन्यू करते हैं। न्यू एग्जाम डेट आप सभी जानते हैं 18 अगस्त है। आज से यदि आप हिसाब लगाएं तो लगभग आपके पास मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, दैट मीन्स लगभग आपके पास कितने दिन बनते हैं? मई के ये 14 डेज, फिर जून के 30, जुलाई के 31, ठीक है जी, और उसके बाद अगस्त के अपकमिंग डेज लगभग आप मान लीजिए 100+ डेज आपके पास हैं। अच्छी तैयारी इसमें हो सकती है। और इसी के बेसिस पे आज हम सबसे पहले सिलेबस, मैं आपको हर बार बोलता हूं सबसे पहले अपना सिलेबस जरूर देखें, क्योंकि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले आपका सिलेबस ही बताऊंगा। दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं और जिस माध्यम पे आप हैं, है ना। ऑब्वियस बात है, आप सभी भावी टीचर होने जा रहे हैं। आप सभी को पता है सबसे पहले सबसे मेन चीज होती है सिलेबस। सिलेबस हमें अच्छे से एनालाइज करना होता है, क्या पूछा गया है। फिर हमें अपने PYQs देखने होते हैं, और फिर जो ट्रेंड अब चल रहा है क्वेश्चंस का उन पे ध्यान देना होता है। जिस बच्चे ने इस चीज पे पकड़ पा ली, समझ लीजिए वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। और जो ये चीज खुद से एनालाइज नहीं कर सकते या फिर उनके पास समय नहीं होता, उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं सब चीज आपको एनालाइज कराने के लिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं कॉन्फिडेंट होके जाएं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सिलेबस कॉमन है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड, पार्ट 1B रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका ये पार्ट 1, इसको अगर मैं कह दूं, है ना, पार्ट 1A और B मोड में आपको दिया है, ठीक है। तो पार्ट 1 जिसमें A पार्ट है और B पार्ट है। A पार्ट की बात करता हूं, यह है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है जी। अब कुछ कहानी यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिसने यहाँ पे बातें ध्यान से सुनी उसकी बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होंगी। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड मतलब ये आपका खुद का स्किल है। पहली बात ये स्किल है आपका कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। हर प्राणी का, हर इंसान का अपना खुद का स्किल होता है। कोई भी टीचर को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये टीचिंग स्टाइल बेस्ट है। हो सकता है दूसरा टीचर का टीचिंग स्टाइल कुछ और हो और वो अपने में बेस्ट हो। तो दिस, या मैं बोलूं सिंपल सी भाषा में कि वो टीचिंग स्टाइल जो आपको खुद को बेटर परफॉर्म कराता है बच्चों के आगे, वही आपका बेटर स्किल है। हाँ, किसी टीचर की हम कोई स्किल ले सकते हैं, किसी टीचर की कोई स्किल ले सकते हैं, ये अपने अंदर हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहे तो यही बेस्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जिनका पढ़ाने का स्टाइल है ये अपना एक अलग आकर्षण का केंद्र है ना। आकर्षण केंद्र मतलब पढ़ाई से है मेरा, ठीक है। और जो बी पार्ट है इसमें भी आप देखो तो ये जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग का जो पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ये भी एप्टीट्यूड है, ये भी आपका स्किल है ना। स्किल है कि आप कैसे तार्किक तरीके से एनालाइज कर पाते हैं क्वेश्चंस को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा आजकल उदाहरण यूट्यूब पे देता हूं। काफी बच्चे कुछ लोगों की बातों में आकर, है ना, एक ही चीजों को या तो बेकार कहने लगते हैं या फिर एक ही चीजों को सही कहने लगते हैं। बट मैं आपसे कहता हूं आप खुद तार्किक हैं, आप खुद चीजों को देखें, एनालाइज करें। जब किसी चीज को सही या गलत कहें दैट मीन्स आप बहुत रेशनल हैं, तभी जब आप चीजों को रेशनल तरीके से सोचते हैं। ये नहीं कि किसी की बातों में आकर उसी के ओवरव्यू को अपना ओवरव्यू मान लिया, है ना। तो ये चीज आजकल सोशल मीडिया पे हमें बहुत देखने को मिलती है, और ये हमें बच्चों को सिखानी भी है ना, कि भाई हमें ये नहीं किसी का सोशल मीडिया देख लिया या किसी ने दो बातें, दो फैक्ट बता दिए और दूसरे का फैक्ट बिना सुने हमने उसी के फैक्ट को बेस्ट मानकर उसी के आधार पर हमने ये मान लिया कि अगला पर्सन गलत है ना। तो ऑब्वियस बात है हमारा रेशनल तरीका होना चाहिए। हमें पहले ए और बी दोनों के ही फैक्ट पता होने चाहिए। सेम आपको क्लास में देखना होता है। क्लास में जब आप जाते हैं, दो बच्चे हैं लड़ाई कर रहे हैं और आपको नहीं पता है किसने किसको मारा, है ना, तो आपका काम ये नहीं कि एक को सुन के दूसरे को पीट दिया। आपका काम है आप दोनों के, है ना, ऑब्वियस बात है, बातों को सुने, दोनों की कमियों को सुने, और हो सकता है निष्कर्ष उनकी बातों में ही निकल जाए, और हो सकता है उस दिन की बातों कभी लड़ाई भी ना करें। और इसके लाइव एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे सकता हूं। एक बार मुझे याद है मैं एक स्कूल में था, है ना, तो वहां पे मैं छोटे बच्चों की क्लास में चला गया था, जनरली LKG UKG वाले। आप मानेंगे नहीं, आपको पता है छोटे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तो एक बच्चे ने ऐसे दूसरे को, ऑब्वियस है, मार दिया होगा या जो भी करा होगा। तो उसने कहा सर इसने मेरे को मारा। तो मैंने उससे प्यार से कहा आप भी इसको मार दो। तो पता है उसने पॉजिटिव तरीके से बच्चे ने लिया। उसमें बच्चे की सेंसिंग बहुत अच्छी मानूंगा।
बच्चे ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं सर, देखो कितना छोटा बच्चा है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है। उसने कहा कोई बात नहीं सर, और जैसे इसने बोला अगले वाले ने उसको गले लगा लिया। तो ये चीजें कई बार इंपैक्ट करती हैं कि आप किस तरीके से बच्चे को देख रहे हैं। हालांकि मेरा कहने का मतलब नेगेटिव सेंस नहीं था कि आप भी मारो, मेरा ये कहने का सेंस था कि मैंने उसका माइंडसेट देखा कि वो किस तरीके से अगले बच्चे को एनालाइज कर रहा है। और जैसे ही मैंने उससे कहा आप भी इसको मारो, उसने कहा सर कोई बात नहीं, और जो अगला पर्सन है, अगला बच्चा है, उसने उसको गले लगा लिया। ये बहुत सारे इंपैक्ट हैं, ये मेरी ही लाइफ में नहीं आपकी लाइफ में भी देखने को मिले होंगे डे टू डे। ठीक है, तो ये आपका एप्टीट्यूड है, आपका स्किल है कि आप उस प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे लेते हैं। तो आज जो हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये भी रेशनल तरीका है आपके सोचने का। हाँ, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा, पर उन तरीकों को एग्जाम में लगाना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, ऑब्वियस बात है आप सब पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कि सर जो क्वेश्चन आपने नहीं करा एग्जाम में नहीं आया। बेटा जी मैं आपको शुरू में बता रहा हूं, क्लास नंबर 1 है, ये आपका एप्टीट्यूड है। ये आपका एप्टीट्यूड, आप किस तरीके से चीजों को सोच पाते हैं, जो चीजें मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं उसको आप कैसे अप्लाई कर पाते हो। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, है ना, ऑब्वियस पहले तो कराऊंगा, देन आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, फिर आप उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, फिर आप देखिएगा आपकी रीजनिंग कितनी इंप्रूव हुई है। ऑब्वियस है रीजनिंग सबकी इंप्रूव होती है, टाइम मिलेगा तो हर कोई रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, बट सबसे पहली बात टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीजें हम सीखेंगे। प्लस इसमें जो अगला पोर्शन है जनरल नॉलेज का, है ना, जीके का या जीएस जिसे कह लो, ये तो पोर्शन ऑब्वियस बात है लर्निंग का है ना। लर्निंग लर्निंग कैसी है, एक तो समझने वाली, है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है कि भैया कुछ जो तर्क है वो समझने हैं। फिर बाकी है ये रोट लर्निंग, रोट मतलब रट्टा मारना है, ऑब्वियस रट्टा ही मारना है, फैक्ट्स का रट्टा ही मारोगे, जैसे हमारे उसमें उत्तराखंड वाला पोर्शन है ना, तो ऑब्वियस बात है उसका तो रट्टा ही मारना, उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, और बाकी इसमें कुछ समझने वाली भी चीजें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जो आपका मेजर पोर्शन है 50 मार्क्स का, है ना, 50 मार्क्स का जो मेजर पोर्शन, लगभग 30 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन यहां जीएस से देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल 50 मार्क्स जो आपको देखने को मिल रहा है, उसमें जो 80% सिलेबस है वो आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आज हो सकता है 2 बजे से मैं टीचिंग की वाली क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास रखने की कोशिश करूंगा, बट अगर वो क्लास होती है, मैं अब भी ये कहूंगा जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके बाद आपका रेशनल थिंकिंग कैसा है, तार्किक सोचने का तरीका कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा आपका एप्टीट्यूड कैसा है। देखो बहुत जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम निकालो, है ना, बहुत जरूरी नहीं है आप एग्जाम निकालो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम निकालने के बाद किसी बच्चे की लाइफ में एक अच्छा इंपैक्ट लाओ। ठीक है जी, एग्जाम निकालना, नौकरी लगना, भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने देखा है हमारे टाइम पे जैसे टीचर थे, है ना, बैठ के मूंगफली खा रहे हैं और घाम सेक रहे हैं, है ना, तो ये वाला पोर्शन आपके उससे ना हो। और ऑब्वियस बात है हम सब पढ़े लिखे वाली जनरेशन के हैं, तो हम जनरली इन चीजों को अवॉइड ही करेंगे, है ना। हम ऑब्वियस बात है मेहनत से इस पद पे पहुंचेंगे, और जब इस पद पे पहुंचेंगे तो जो एप्टीट्यूड, जो रेशनल थिंकिंग हमारे अंदर है वो हम बच्चों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसी को समझते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूं। फिर से बोल देता हूं, एप्टीट्यूड स्किल आपको अपना इंप्रूव करना है। ठीक है जी, स्किल आपको अपना इंप्रूव करना है, बस इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का पोर्शन। सिलेबस देखिए, रीजनिंग जो है जनरली पढ़ाई ही ऐसी जाती है कि जो रीजनिंग है, तार्किक क्षमता है, ये 2 पार्ट्स में बांटी जाती है, जैसा कि सिलेबस में दिख रहा है। एक है वर्बल रीजनिंग, और दूसरी आपको साफ साफ दिख रही है सिलेबस में नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है जी, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब इसका नाम ही है मौखिक, मतलब यह रीजनिंग आपको लिखे हुए में मिलेगी। कैसे, फॉर एग्जांपल यदि आपने इस तरह के क्वेश्चंस कभी किए हो कि एक फोटो की तरफ देखकर एक व्यक्ति कहता है, एक फोटो की तरफ देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यह मेरे पापा की इकलौती लड़की है ना, तो वर्बली आपको बता रहा है, ये तर्क क्षमता, जो क्षमता है आपकी, तर्क क्षमता जो देखने की कोशिश की जा रही है, ये वर्बली, है ना, लिखित रूप से देखने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लिखित में दे रहा है कि एक फोटो की तरफ देखकर एक व्यक्ति ए, लिखित में दे रहा है आपको कि एक व्यक्ति ए है, फोटो की तरफ देख के कह रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरे पिता की इकलौती लड़की है ना, ये जो लेडी है, वुमन है, ये मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो ऑब्वियस बात है उनका क्या रिलेशन हुआ, तो आपको लिखित में दे रहा है, दैट मींस ये वर्बल रीजनिंग का टाइप है। और नॉन वर्बल जिसको हम गैर मौखिक कहेंगे, है ना, गैर मौखिक मतलब इसका क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ भी लिखित में नहीं होगा, मतलब सिंपल आपके पास फिगर्स होंगी, है ना, इमेजेस होंगी, उनसे आपको रीजनिंग पहचाननी है। तो आई थिंक नॉन वर्बल का मतलब आप सभी को समझ में आया होगा। कृपया सभी कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने हैं। हो सकता है आप स्क्रीन पे देख के डायरेक्ट ही आंसर बता दें, बट फिर भी कह रहा हूं क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो सबसे पहली बात पेन पेपर लेके बैठना जरूरी है। ठीक है जी,
पेन पेपर लेके जरूर बैठेगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। तो वर्बल रीजनिंग समझ में आया, मौखिक तरीके से आपको लिख के दिया होगा, पूरा स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट से आपको आंसर करना होगा। और नॉन वर्बल मतलब उसमें कुछ भी लिखित में नहीं होगा, यह हो सकता है क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दे दे पर क्वेश्चन में कुछ भी आपको मेंशन नहीं करेगा लिखा हुआ। क्वेश्चन में आपको केवल इमेजेस दी होंगी, उन इमेजेस के आधार पर आपको अपना आंसर निकालना होगा, ठीक है। और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले है सीरीज। ये सीरीज दो तरीके से पढ़ाई जाती है, वर्बल में भी पढ़ाई जाती है सीरीज। उस सीरीज में क्या होगा, उस सीरीज में जनरली आपको वर्बली लिख के दिया होगा, है ना, मौखिक तरीके से लिख के देगा। दूसरा नॉन वर्बल में अगर सीरीज लिखा हुआ है, दैट मींस यहां पे आपको इमेजेस फिगर्स दी होंगी, उन फिगर में आपको जो डाटा गिवन है उसके आधार पर, है ना, रेशनल तरीके सोचने के बाद, आपको तर्कित तरीके सोचने के बाद अपना आंसर देना होगा। फिर ऐसे ही काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना, कि स्क्वायर में कितने फिगर हैं, ट्रायंगल में कितने फिगर हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे इसको, कंप्लीशन ऑफ फिगर, अधूरी अधूरी फिगर होगी उसको कंप्लीट करना होगा, ऑड फिगर आउट, फिगर मैट्रिक्स। तो आपके पास ये नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट के टोटल आपके टॉपिक के गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक यहाँ हैं और आई थिंक 8 टॉपिक्स यहाँ हैं। टोटल अगर आप देखें आपके पास 14 टॉपिक्स हैं और इन 14 टॉपिक्स में से केवल 10 क्वेश्चंस आने हैं। तो क्यों ना इन 14 क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं आपके सिलेबस में, कुछ ही पार्ट रीजनिंग का दिया है, क्योंकि ऑब्वियस बात है थ्योरी इतनी सारी दे दी है ना, और पूरी की पूरी रीजनिंग में दे तो फिर तो मजा ही आ जाता। तो इसीलिए रीजनिंग का जो पार्ट दिया है वो बहुत कम दिया है, पूरा रीजनिंग नहीं दिया है, गिने चुने टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। वर्बल में देख लीजिए अल्फाबेटिकल टेस्ट हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, ऑड वन आउट जनरली आप बच्चों ने काफी बार ये पढ़ी भी होंगी बहुत सारे कंपटीशंस के लिए। सीरीज हो गया, मैंने बोला था सीरीज दोनों में ही कॉमन है, बोला ना, वर्बल में भी आती है नॉन वर्बल में भी आती है, तो दोनों में सीरीज दे रखा है। फिर उसके बाद ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, वही मैंने बोला फोटो की तरफ देखते हुए, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक यहाँ हो गए, 8 और 6 यहाँ पे टोटल आपके पास 14 टॉपिक हैं और इन 14 टॉपिक में से 10 क्वेश्चंस आने हैं। तो क्यों ना मैं इन पे अच्छे से मेहनत करके पकड़ बना के रेशनल तरीके से अपना सोचने का तरीका कर दूं कि भाई मेरे जो मार्क्स हैं उन 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होने चाहिए, 100% इसमें मार्क्स आने चाहिए। और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 आएंगे, 10 में से जिसके 9 भी आ गए ना समझ लो पीछे हो गया। ये रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच करवाएगी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुई होगी कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 में ए में, तो इसमें जो 80% हमारा सिलेबस है ये तार्किक तरीके से सोचने के ऊपर निर्धारित है। हम केवल यहाँ क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें केवल थ्योरीज को पढ़ेंगे, उन थ्योरीज के बेसिस पे हमारा रेशनल तरीका क्या होगा सोचने का, है ना। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ी और पूरी की पूरी थ्योरी आ गई। मान के चलिए 15 क्वेश्चन अगर थ्योरी के हैं तो 15 क्वेश्चन रेशनल तरीके से सोचने का है कि आप कैसे सोच पाते हैं, उन बेसिस पे होंगे क्वेश्चन। तो 15 और 15 क्वेश्चन मान के चलिएगा, तो 15 क्वेश्चन थ्योरी होगी और 15 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें लगेगा कि चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, है ना, चारों ही निष्कर्ष सही हैं। बट ऑब्वियस बात है आपने क्या सीखा उन थ्योरी से, आपका क्या आउटकम है, आपका रेशनल माइंड कैसे काम करता है, उस पर डिपेंड करेंगे वो 15 क्वेश्चन, जिनको हम कहते हैं ना पता नहीं क्या पूछा है। तो पता नहीं क्या नहीं पूछा है, वो केवल आपका रेशनल माइंड चेक करना चाह रहे हैं, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसी स्किल्स होंगी उन स्किल्स को चेक करने जा रहे हैं। और उसमें ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आते हैं जिसमें लगता है कि सर चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, और उसमें हमें एलिमिनेशन मेथड चेक करना होता है, बाकी ऑप्शन जो गलत है उनको पहले क्रॉस करना होता है, फिर उसमें से जो बच गए, मान लो 50-50 भी हो गया, तो 50-50 में से हमें आंसर अपना सही वाला रेशनल वाला टिक करना होता है, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज सीरीज, है ना। सीरीज कौन सी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमें सिलेबस दिया वैसे ही कंप्लीट कर रहे हैं। हम नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। श्रृंखला, श्रृंखला सिंपली कह सकता हूं या श्रेणी कह सकता हूं, श्रृंखला या श्रेणी, सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको बोला है केवल क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन दी होगी, क्वेश्चन में क्या लिखा है ये कभी आपको रिटर्न में लिखा नहीं होगा, केवल आपको फिगर्स दी होंगी, चित्र दिए होंगे, इमेजेस दी होंगी, उन इमेजेस के आधार पर आपको सही आंसर चूज करना होगा। तो हम नॉन वर्बल रीजनिंग का गैर मौखिक जो आपकी तर्क शक्ति है इसका पार्ट 1 सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने लिखा है, कृपया पढ़ लीजिए। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो वन ग्रुप हैज क्वेश्चन हेड्स एंड अदर ग्रुप हैज आंसर हेड। तो एक में क्वेश्चन दिए होंगे, एक में आंसर दिए होंगे।
क्वेश्चन आइटम्स आर इन ए सीरीज, एक सीरीज में होंगे, रैंकिंग एट और द नेक्स्ट पोजीशन इन द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहले मैं आपको समझा देता हूं एक न्यू स्लाइड यहां पे ओपन करके। तो क्या कह रहा है, आपके पास सबसे पहली बात यहां पे एक क्वेश्चन होगा, है ना, वो क्वेश्चन एक सीरीज को फॉलो कर रहा होगा, एक सीरीज को फॉलो कर रहा होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल एक एरो है ऐसे ऊपर की साइड, एक एरो ऐसे बना दिया, है ना, एक एरो ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा बताओ अगला एरो क्या हो, है ना। तो हमारी तार्किक शक्ति पे डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन ने केवल ये बोला है कि आपको जो फिगर नंबर 1 दिया होगा वो क्वेश्चन का फिगर है, और जो फिगर नंबर 2 दिया होगा वो आंसर का फिगर है, मतलब क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, केवल आपको फिगर्स या इमेजेस मेंशन है। फिर आपको बोलेगा बताओ आंसर क्या है ना, बताओ आंसर क्या है, ये आपसे पूछ सकता है ना। तो आंसर क्या है इसका बताइए। तो सिंपल है सर, हम देख रहे हैं एक एरो है जो कि ऊपर की साइड है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में। फिर सर ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ऐसे हो गया। फिर ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, कितने डिग्री घूम रहा है सर, 90 डिग्री घूम रहा है ना, 90 डिग्री है घूम रहा है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर सर ऑब्वियस है, फिर से 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऑब्वियस बात है इसका डी ऑप्शन, है ना, ऐसे लिखा हुआ ए बी सी डी। सर जो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर होगा सर, ठीक है, जो डी ऑप्शन होगा इट इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस बात को आपको समझना है। सबसे पहली बात, हमारा जो सीरीज है, इस सीरीज में हमें एक सीरीज होगी जिसमें फिगर ए में आपको कुछ दिया होगा, फिगर 2 में उसमें कुछ चेंज हो रहा होगा, फिगर 3 में थोड़ा और चेंज हो रहा होगा, फिगर 4 या फिगर 5 तक भी कई बार ले जाएगा। तो फिगर 4 में आपको पहचानना है कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ना, रेशनल तरीके से हमें सोचना है कि इसमें हो क्या रहा है। और इसको ऑब्वियस बात है जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ऑब्वियस है जैसे जैसे हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें वैसे वैसे आंसर्स अपने मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जो ये आपको फिगर्स है ना, ये हो सकता है घड़ी की दिशा में घूमती हुई दिखाई दे, है ना, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, घड़ी ऐसे तो चलती है 1 2 3 4 करके, तो घड़ी की दिशा में चल रही हो। या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, व्युत्क्रम आई थिंक इसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, हिंदी माध्यम के लिए ये बोलता हुआ चल रहा हूं, घड़ी की विपरीत दिशा में हो सकता है आपकी घड़ी, आपका जो इमेज है वो घूम रहा हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको पता है अगर मैं दो लाइन को मतलब इस तरीके से बांट दूं 90 डिग्री पे, तो हमें पता है क्वाड्रेंट बन जाएंगे, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कुछ बातें अब यहां ध्यान में रखनी है कि सर हम जानते हैं यहां से लेकर यहां तक जब मैं चला तो मैंने 90 डिग्री को चूज करा, फिर आगे जब बढ़ा सर 180 डिग्री में पहुंच गया, है ना, 180 डिग्री पहुंच गया, इतना सभी को पता है क्योंकि ये सरल रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर मैं जब और आगे पहुंचा तो सर मैं यहाँ 270 हो गया, फिर मैं और आगे पहुंचा तो सर मैं यहाँ 360 हो गया, सर मैं यहाँ 360 हो गया। सर अगर मैं सी आधी डिस्टेंस ही ट्रेवल करूं तो सर मैंने 45 डिग्री ही ट्रेवल करा है, फिर मैं और आधी डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो सर मैंने 45 डिग्री ट्रेवल करा है, सर मैं और आधा ट्रेवल करूं तो 90 में 45, दैट मींस मैंने 135 डिग्री ट्रेवल कर लिया, क्लियर है। फिर देखो मैंने और 45 ट्रेवल करा, 180 आ गया, फिर मैंने और ट्रेवल करा, बोलो कितना आया, 80 और 45 225 डिग्री मैंने ट्रेवल कर लिया, फिर 45 डिग्री और ट्रेवल करा सर 270 हो गया, फिर मैंने और ट्रेवल करा 45 डिग्री तो मैं कितना पहुंचा 270 और 45 कितना हो गया 315 डिग्री, फिर मैंने और 45 ट्रेवल करा 360 डिग्री, एक चक्कर मैंने पूरा लगा लिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो जाने का तरीका ये हो सकता है कि मैं हो सकता है 90 डिग्री घूम रहा हूं, हो सकता है 90 के बाद डायरेक्ट 180 डिग्री घूम रहा हूं, है ना, फिर और 90 डिग्री घूम के 270 घूम रहा हूं, फिर और 90 डिग्री घूम के 360 घूम रहा हूं। यह हो सकता है मैं अगर यहां पे हूं 0 डिग्री पे जस्ट इसके उल्टा चला गया मतलब 180 डिग्री घूम रहा हूं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि फिगर इमेज क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वो 90 डिग्री घूम रही है, 45 डिग्री घूम रही है, या वो डायरेक्ट 180 डिग्री घूम रही है, हो सकता है डायरेक्ट 135 डिग्री घुमा दे। तो इन एंगल्स का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहले क्या ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये ध्यान में रखना है कि वो कितने डिग्री के कोण पे घूम रही हैं। ऐसे ही जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, वैसे एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। अगर मान लो क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपको पता है 0 आप यहां मान लेना, 180 यहां मान लेना, सिंपल सा फंडा है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब वापस से इस चीज को इस इमेज पे लगाओ। सर ये एरो जो है ऊपर की साइड था, ये एरो राइट हैंड की तरफ आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा है, मतलब यहां से यहां पहुंच गया 90 डिग्री घुमा है। फिर देखो घड़ी की दिशा में फिर ये 90 डिग्री घुमा तो ये नीचे की ओर आ गया,
फिर अभी घड़ी की दिशा में फिर 90 डिग्री घूमेगा तो सर ये इस दिशा में आ जाएगा। दैट मींस ये घूम तो क्लॉकवाइज रहा है, 90 डिग्री पे घूम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने तार्किक तरीके से सोचकर हमने अपना सही आंसर लगा दिया। तो देखो इस चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ी। सर पहली बात, हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान अपने दिमाग में रखना है ना। मैथमेटिक्स का इतना ही दिमाग में ज्ञान रखना है कि सर पहली बात घूम कैसा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैथमेटिक्स का इतना ध्यान रखना है कि सर हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, जिसमें एक क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का होता है, दूसरा क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री मतलब 180, फिर ये 270 और ये 360 हो जाएगा। इतनी सी बात बस ध्यान में रखनी है। फिर बस यही देखना है कितना डिग्री घूम रहा है ना। और वो कैसे पता चलेगा, जब हम बार बार इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मान लो केवल 0 से इतना ही घूम रहा है तो सर लगभग ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर और 45 डिग्री घूमा 90, फिर देखो जल्दी से ये कितना हो जाएगा 135, है ना। फिर 45 घूमा 180, फिर कितना हो जाएगा सर 225, फिर कितना हो जाएगा बोलो 270, फिर कितना हो जाएगा सर 315, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, और 45 घूमेगा 360 हो जाएगा। ठीक है जी। ये सिंपल सा फंडा है जो अपने दिमाग में रखना है, इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चलिए आइए उनको पढ़ते हैं। टाइप वाइज किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस भी होंगे, वो मिसलेनियस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता रहूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, वे सभी क्वेश्चंस उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप आंसर भी चेक करें, ठीक। तो क्वेश्चन आज तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ दिनों बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। रीजन बताता हूं, हो सकता है आप इसमें से कुछ बातें भूल जाएं, है ना। तो जब कुछ दिन बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसमें कुछ भूलते हैं, देन आप अपने जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको दोबारा से देखिएगा। अदरवाइज इसमें भूलने जैसी कोई चीज नहीं है, केवल प्रैक्टिस वाली ही बात है, जिसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियस बात है उतना ही ये लर्नर को जो है मोर स्टेबल बनाएगा, या बोलूं मोर आंसरेबल बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में कह रहा है, आप पढ़ेंगे इसमें रोटेशन ऑफ फिगर। तो जो फिगर हैं, आकृतियां हैं, यह किस तरीके से घूम रही हैं, है ना। तो इनका घूमन कैसे हो रहा है, घूम कैसे रही है, देखते हैं। तो चलिए जरा देखिए फिगर नंबर 1 में क्या हो रहा है ना। टोटल इसमें 5 फिगर दिए हैं, पांचों से पहचानना है और फिर हमें जो सही आंसर है उसको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो चलिए आंसर देते हुए इसका चलेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं एरो, ये किस साइड में, लेफ्ट साइड में। फिर ये एरो सर ये डाउनवर्ड आ गया, फिर ये एरो राइट में चला गया, फिर ये एरो टॉप में चला गया सर, ये फिर ये एरो फिर से लेफ्ट में आ गया, है ना। तो मतलब ये एरो ऐसे घूम रहा है ना। कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री। मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज, अभी समझा रहा हूं इसलिए, अदरवाइज डायरेक्ट आपको इसका आंसर करना है। और अभी तो ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं जिनको पता है। और अब जो क्वेश्चंस मैं इसके बाद दूंगा इन टाइप्स को समझाने के बाद, उसके बाद मैं 30 सेकंड का वेट करूंगा, आप सभी आंसर करेंगे चैट में, मैं सभी के आंसर पढ़ूंगा, देन इसके बाद मैं अपना आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके साथ साथ जो उसके बाहर का स्क्वायर है, वर्ग है, ये भी घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है, एक बार देखो ऐसी पोजीशन में हॉरिजॉन्टल में, एक बार ये वर्टिकल मारा, फिर हॉरिजॉन्टल मारा, फिर वर्टिकल मारा, फिर हॉरिजॉन्टल मारा, मतलब जो 6th इमेज बनेगी उसमें फिर वर्टिकल पहुंच जाएगा। और स्क्वायर हॉरिजॉन्टल में भी वैसा ही दिखाई देगा और वर्टिकल में भी वैसा दिखाई देगा, मतलब ये बन रही है। उसके बाद देखो एरो हमने देखा क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, नीचे आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, तो ऑब्वियस बात है फिर से कहां जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है इसकी सही इमेज क्या होनी चाहिए, आप सभी को सही आंसर इसका पता चल गया होगा, ठीक है जी। सही आंसर पता चल गया होगा, जो कि हमें ए नहीं दिख रहा है ना, क्रॉस करते हुए चलेंगे, बी भी नहीं दिख रहा, सी भी नहीं दिख रहा, ई भी नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डी, ठीक है जी। डी इज द राइट आंसर। कैसे हुआ, फिर से देख सकते हैं, ये स्क्वायर है, एक बार ये हॉरिजॉन्टल है, एक बार ये वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है, तो अगली बार कैसा होगा सर, वर्टिकल होगा, है ना। फिर इसके बाद ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमा लीजिए, ऑब्वियस बात है इस तरफ है, उसके बाद कहां आएगा, अगला नीचे ही बनेगा, तो नीचे की तरफ बनेगा। सही आंसर सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं ये देखूं यहाँ पे मैसेजेस का कैसे पता चलता है, एक मिनट दीजिएगा भाई। मोबाइल में मैसेजेस का कैसे पता चलता है, एक मिनट दीजिएगा। मोबाइल में चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए जब तक मैं इसको चेक करता हूँ। मोबाइल में मैसेज कैसे पता चलता है भाई, चलिए आप इसका आंसर दीजिए, एक मिनट रुकिए, मैं जब तक इसे चार्जिंग पे भी लगाऊं, आप आंसर दीजिए जब तक, इसका वेट कर रहा हूँ चैट में सभी का। ए आंसर आया है, ए आंसर आ रहा है भारती जी का।
दो दो भारती जी हैं हमारे पास, दो दो सरस्वती जी हैं, और दो दो सरस्वती जी बच्चों को ज्ञान देंगे। अच्छी बात है, साक्षात सरस्वती बच्चों को ज्ञान देंगी। और जिनका नाम होता है उनका तो खैर सभी को पर्यायवाची पता होता है, हालांकि पता बहुत लोगों को होता है, भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है जी, चलिए हाँ जी आंसर दीजिए। तो ए आंसर बताया है, चलिए जल्दी से देखते हैं इसका आंसर। तो प्रश्न आकृति है, जल्दी से इसका आंसर हमने देखा यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो ये स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक क्रॉस है। ठीक है जी, और सभी ने आंसर दिया एक। तो देखो क्रॉस को देखो, सबसे पहले ये लेफ्ट में है, फिर ये राइट में मूव हुआ, फिर ये नीचे के लेफ्ट में। ऑब्वियस बात है सीरीज ऐसे दिख रही है कि इधर जा रहा है, फिर इसके बाद नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है अगला इधर आना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस बात है इसका क्रॉस यहाँ आ जाएगा। गोले को देखते हैं, गोला ऊपर है, फिर ये नीचे आया अगली इमेज में, फिर ये इधर खिसका, तो ऑब्वियस बात है लास्ट इमेज में कहाँ जाएगा सर, गोला ऊपर आ जाएगा। स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यस ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है सभी का आंसर, सभी का उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न जल्दी से आंसर करेंगे। फर्स्ट, गिव द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जल्दी से, तर्क शक्ति है यही, आप बस चीजों को एक बार एनालाइज करना, एक बार बेस इसका देख लेना, बेस क्या है। एक बार जहां हमने बेस देखा तो समझ लो फिर तो अब क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, हमारे रेशनल थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। राइट आंसर का मैं वेट कर रहा हूं सभी का, कृपया सभी सही उत्तर देंगे। यूट्यूब वाले बच्चों का भी मैं हाल देख लेता हूं क्या है। अच्छा यूट्यूब पे आज कोई जुड़ा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक ये टाइम भी तो आज मैंने शाम का रखा था, आज ये सुबह हो गया ना, इसलिए बच्चे ज्वाइन नहीं है। ओके चलिए समझ सकता हूँ आज की समस्या। जल्दी से आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पूनम बिश्ट जी आंसर दिया है डी, किसका दिया था, जब पिछले वाले का दिया होगा। अच्छा इस वाले का ए दिया है, वेरी गुड, पूनम जी ने सही दिया है ना। और जिस तरीके से नेम है पूनम, तो आई थिंक आप भी बच्चों पे इसी तरीके से अच्छा है ना पूनम का प्रकाश डालेंगे, और उन सभी का जो भविष्य है वो इस तरीके से जगमगाएगा। तो अगले का आंसर पूनम बिश्ट जी का आ चुका है डी। ठीक है, बाकी सभी वेट कर रहा हूं आंसर का। आंसर आया है डी, वेरी गुड। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ एक स्क्वायर है, एक एरो है, एक ये बलून लटका हुआ है ना। चलिए, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो एरो है ये नीचे आ गया। अच्छा कितने डिग्री आ रहा है देखो, है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लगभग इसको 90 डिग्री हम मान सकते हैं। ठीक है, 90 से ज्यादा बैठेगा वैसे, इधर इधर है ना, 90 से थोड़ा ज्यादा बैठेगा, पर हमें ये दिख रहा है इस कोने पे आया, फिर ये इस कोने पे आ रहा है, फिर ये सेंटर पे आ रहा है। अच्छा फिर ये इस कोने के सेंटर पे जा रहा है। अच्छा फिर ये ऊपर वाले कोने पे आ रहा है। ठीक है, तो अगला बताएं, इन्होंने बताया है आंसर जल्दी से फास्ट, 30 सेकंड से यार टाइम लेने, 30 सेकंड से यार टाइम में नहीं दूंगा। भारती जी का भी आंसर आया है डी। ठीक है, ठीक है, तीनों का आंसर आया है डी। चलिए देख लेते हैं कैसे आया है डी। तो हमने देखा एक ये है, फिर इस कोने पे है, फिर सेंटर पे है, सेंटर के बाद फिर ये डायरेक्ट इस कोने पे पहुंच रहा है, फिर एक पहुंच रहा है, यस बिल्कुल सही लगा है, इधर आएगा। फिर इसके बाद बैलून को देख लेते हैं, बैलून आया इधर, फिर ये पहुंचा इधर, फिर ये पहुंचा इस कोने पे, फिर ये इसके अपोजिट, फिर ये यहाँ पहुंचा। ठीक है जी, इसका सही उत्तर डी होगा, सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से अगले क्वेश्चन को करेंगे, और रीजनिंग के लिए कॉपी पेन लेके तो बैठना ही है। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर जल्दी से देखें, आंसर देंगे फर्स्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें घूर्णन वाला नियम लग रहा है कि किस तरीके से घूम रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला, तो एरो 1 शिफ्ट हो रहा है, इसके बाद 2 शिफ्ट हो रहा है, इसके बाद 3 शिफ्ट हो रहा है, और उसके बाद 1 2 3 4 शिफ्ट हो रहा है, तो अब की बार 5th शिफ्ट होगा। ये 1 2 3 4 है ना, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर।
टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, जल्दी से सोचें, विचार करें, आंसर दें। देख सकते हैं ये एक राइट में पहुंच गया, एक राइट में एक जुड़ रहा है, फिर अगला वाला यहां से यहां पहुंच रहा है, मतलब +2 हो रहा है ना। फिर ये देखो अगला वाला 1 2 3 थर्ड पोजीशन में जा रहा है, मतलब ये +3 हो रहा है। फिर ये देखो अगला वाला 1 2 3 4 +4 पे जा रहा है, ठीक है। तो अगला वाला कितना जाएगा +5 में, तो यहां से 1 2 3 4 5, मतलब एरो यहां पे होना चाहिए। एरो यहां पे कहां कहां नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में बी और ई में है। फिर देखो गोले को जल्दी से, ये केवल -1 इधर को जाना ना, हालांकि ये -1 हो रहा है, ऐसे कह लो या 1 ही कह लो, 1 जुड़ रहा है। फिर इसके बाद इस इमेज के बाद 1 और 2, ये 2 जुड़ रहा है ना। फिर इसके बाद देखो 1 1 2 3 3 जुड़ रहा है इस वाले में, है ना। फिर इसके बाद सेम देखो 4 जुड़ रहा है, अगले वाले में कितना जुड़ना चाहिए 5, और उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। तो ये तो जा रहा है क्लॉकवाइज में, एरो तो जा रहा है क्लॉकवाइज में, और सर ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। तो इसमें 5 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 यहां आना चाहिए, यहां आने का मतलब ई आंसर होना चाहिए, बी आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बताएं एक बार फास्ट, मैं आंसर भी एक बार चेक कर लेता हूं सभी के। आप सभी आंसर नहीं दे रहे हैं, कैसे टाइम लग रहा है, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ है कि नहीं, राइट इन द चैट फास्ट। कृपया सभी चैट में लिखें, क्या ये सभी को क्लियर हुआ किस तरीके से हमने करा। एक घूम रहा है क्लॉकवाइज में, एरो घूम रहा है क्लॉकवाइज में, +1 +2 +3 +4 होता हुआ चल रहा है। यस सर, वेरी गुड, है ना। और जो डॉट है वो एंटी क्लॉकवाइज में, +1 +2 +3 +4, और लास्ट वाला +5, तो एक +5 मतलब एरो +5 जा रहा है क्लॉकवाइज में, और जो डॉट है वो -5 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। जल्दी से बताएं अगर क्लियर नहीं है तो, और क्लियर है तो जल्दी से चैट में लिखें फास्ट। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को शो करता हूं, ठीक है। चलिए, तो देखो मैंने क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाया, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, पहले जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको जल्दी जल्दी काटा, एक बार क्रॉस वेरीफाई करा कि कोई स्टेटमेंट और तो सही नहीं है। तो इससे मुझे पता चला कि जब मैंने एलिमिनेशन करा तो आपको पता चला कि मैंने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, 5 ऑप्शन गिवन है, 3 को एलिमिनेट कर दिया, दैट मींस मैंने 60% गलत होने की संभावना को कम कर दिया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, उसकी ठीक होने की संभावना 40% है, ठीक है जी। 40% उसकी ठीक होने की संभावना है, और वैसे भी अब 60% तो गलत कर दिया, ए और डी ही बचा, अब 50-50% है ना। तो ऑब्वियस बात है, जैसे ही मैंने देखा कि 5 + -5 लग रहा है तो बी भी कटा दिया, दैट मींस 100% अब मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे सभी फर्स्ट, सोचिए इसको किस तरीके से हुआ है, ठीक है। ये बच्चों का एक कार्टून आता था बेन 10, उसी की तरह ये घड़ी लग रही है, अगर आप में से वो कार्टून किसी ने देखा हो, और काफी मदर्स भी हैं यहाँ पे, है ना, तो उनके बच्चे अगर देखते हो तो ये बेन 10 की घड़ी वाला चित्र है, ठीक है, जिसको शायद ओमनिट्रिक्स भी बोलते हैं। मैंने तो देखा है पर्सनली बचपन में वो कार्टून, तो इसलिए मैं जनरली इसका नाम जानता हूँ। बट हाँ, आंसर दीजिए, ओमनिट्रिक्स वाले फिगर में क्या सही उत्तर होना चाहिए, व्हाट इज द राइट आंसर, ये आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, आंसर करिए फास्ट, स्लो नहीं पढ़ना है, स्पीड को बरकरार रखना है, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या यहां देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत वेट कर लिया, अब मैं ही इसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको देखूं, मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि सर ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, और ये जितना एंगल बन रहा है सर लगभग लगभग ये 135 दिख रहा है ना। आप कहोगे सर कैसे दिख रहा है, तो जरा देखो, फिर से एक बार मैं आपके सामने बनाता हूं क्वाड्रेंट्स। सर ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और यहां तक का एंगल ये 45 डिग्री होता है, तो 90 में 45 जोड़ता हूं तो सर ये 135 बन जाता है, मतलब 0 से लेकर यहां तक का ये 135 बन जाता है। और इसको भी देखो लगभग ये ऐसा ही दिख रहा है ना, ये ऐसा ही दिख रहा है, 135 के आसपास ही दिख रहा है। सर इधर वाला भी, ये भी 135 के आसपास दिख रहा है, तो डेट मीन्स जो भी रोटेशन हो रहा है वो 135 डिग्री के आसपास हो रहा है कि नहीं। अब जरा इतना क्लू दिया है, अब आंसर देने की कोशिश कीजिए, अब क्लू मिला है तो अब आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूनम बिस्ट जी कह रहे हैं इसका आंसर डी होगा, ठीक है जी, डी आंसर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सही आंसर इसका बनेगा। तो मुझे जहां तक ऑब्जर्व हो रहा है
कि ये जो ब्लैक पोर्शन है ये यहाँ से ऊपर की ओर पहुंच गया, मतलब 135 डिग्री मूव हुआ है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है ना। और ये 135 देखो उल्टी दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, और कितने डिग्री जा रहा है, 135। देखो यहाँ पहुंचा। फिर देखो यस, आगे भी 135 ही गया है ना, एंटी क्लॉकवाइज आया, 135 आया, फिर इसमें 135 जोड़ दूं, बिल्कुल यहाँ पहुंच गया। दैट मींस ये 135 ही रोटेट कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। फिर 135 आया, यहाँ आया, इसका 135 कितना हो जाएगा सर, नीचे है ना, तो ब्लैक वाला नीचे होना चाहिए। पहली बार नहीं समझ में आया, फिर से देख लो, ये ब्लैक पोर्शन है, ये यहाँ से ऊपर पहुंच गया, ऐसे था सर, ऐसे पहुंच गया, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 135। फिर देखो ये ऊपर था, फिर कहां पहुंच गया, थर्ड वाली इमेज में। देखो ये ऊपर था सेकंड में, थर्ड वाली इमेज में 135 इधर आ गया है ना, 135 इधर आ गया। फिर इसके बाद फोर्थ इमेज में देखो 135 फिर यहाँ पहुंच गया है ना, ये फोर्थ इमेज आ गई सर। इसके बाद फिफ्थ इमेज में देखो फिर 135 पहुंचा यहाँ, तो सिक्स्थ इमेज में कहां आना चाहिए सर, ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ। तो ब्लैक नीचे की तरफ होना चाहिए, ये भी नहीं है नीचे की तरफ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी आंसर बन रहा है। डी कैसे बन रहा है कृपया मुझे बताएं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही मुझे मिल गया ब्लैक से ही। अगर आप व्हाइट को भी देखना चाहें तो देखो, व्हाइट ये रहा है ना, और ये घूम रहा है ऐसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑब्वियस बात है, जब दो फिगर आपस में कनेक्टेड होंगी तो एक फिगर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मर्जी उसकी मजबूरी होगी है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो ये ऐसे था, पहली फिगर ऐसी थी, दूसरी फिगर कहां गई, देखो उसका व्हाइट पोर्शन नीचे की ओर आ गया, ये नीचे की ओर आ गया, लगभग 135 भी बन रहा है ना। फिर देखो अगली इमेज, इसमें 135 जोड़ा तो देखो बिल्कुल ये 135 यहां पहुंच गया है ना, 135 लगभग बना के, या तो 135 होगा, मतलब 90 प्लस है ना, तो 135 या 120 के करीब ये एंगल दिखेगा आपको। बोलो भाई, क्लियर हुआ है सभी को, जल्दी से मुझे बताएं, इट इज क्लियर टू ऑल, कृपया जल्दी से बताएं, समय ना लगाएं, जल्दी से आंसर लिखें, समझ में आया है कि नहीं, नहीं आया तो मैं बताइए, जी सर क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। और जिनको क्लियर नहीं है वो भी बताते हुए चलिए, कृपया यही मैं आपसे कह रहा हूं, रेशनल माइंड रखना है, जरूरी नहीं है कि ये आपके एग्जाम में देखने को मिले, है ना, बट रेशनल थिंकिंग भी हमें ऐसे समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, करिए सॉल्व, डू इट, गिव द राइट आंसर, गिव द राइट आंसर। ये तो सिंपल है, शुरू हार्ड हार्ड वाले मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो ये सिंपल सा है, इसको तो आप बता ही देंगे, ये आपके लिए, जी सर जी सर, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अगला आंसर देंगे, ये 30 सेकंड लायक क्वेश्चन नहीं है, इसका तुरंत आंसर आना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका तुरंत आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सिंपल टाइप है, ई टाइप है, आ गया भारती उपाध्याय जी का आंसर, ई इज द राइट आंसर बता रहे हैं। बाकी जल्दी से फास्ट, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ई आंसर आया है। चलिए सॉल्व करते हैं, 30 सेकंड करीब हो गए, यस ई आ रहा है भारती जी, दोनों भारती जी का ई है। देखते हैं, दो चीज दिख रही है, गोला है ना, और एक ये एरो का हेड, कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, है ना, ऐसा दिख रहा है कि 5 से 4 ये नीचे थे तो ये इधर आ गए, है ना। फिर इसके बाद देखो 4 के बाद फिर 4 नीचे हो गए, है ना, मतलब ये खेल सारा नीचे डाउन और राइट का है, ठीक है, 4 है। फिर देखो 3 इधर हो गए, और फिर देखो 3 ही नीचे हो गए, तो हमें ये पता चल रहा है कि जितने नीचे हैं उतने ही इधर हैं, मतलब 5 नीचे हैं तो 5 ही इधर हैं, है ना। फिर 4 देखो अगर इधर है तो 4 ही नीचे है ना। फिर देखो 3 अगर इधर है 3 ही नीचे, तो डेट मीन्स अब नीचे की बारी खत्म होगी तो अब इधर की बारी आ गई, तो इधर कितने जने हो जाएंगे, 2 जने हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो ऑब्वियस बात है इसके अकॉर्डिंग ई आंसर होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जल्दी से देखें, ई आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से अगला आंसर देंगे, नहीं आया है तो बताएंगे, पिछला वाला ही सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कौन बनेगा करोड़पति का, है ना, ऑब्वियस बात है करोड़पति ही बनेंगे जब जॉब लगेगी, बुढ़ापे तक तो है ना करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट में होंगे, बट ऑब्वियस बात है जिस मकसद से आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, अगर उसको लेकर अगर आप वो करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में जोड़ेंगे तो उसका एक अलग सुकून होगा, है ना। और वो जब बच्चे आपसे कभी मिलेंगे, जब हमारे दांत नहीं होंगे, है ना, हम चलने वाली आदत हालत में नहीं होंगे, तो वो जो फ्यूचरिस्टिक बच्चे होंगे हमारे पास आएंगे तो हमें बड़ा गर्व होगा उनको देखकर कि इनको हमने पढ़ाया, और उससे बड़ा गर्व कि भाई वो हमें अब तक याद रख रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा गर्व तो यही होता है कि बच्चे अब तक हमें याद रखना, हमने उनकी लाइफ में ऐसा इंपैक्ट डाला। चलिए जल्दी से, क्या सही उत्तर होना चाहिए,
ए आंसर आया है भारती जी, बी आंसर आया भारती जी का, बी आंसर बता रहे हैं। चलिए सोचिए जल्दी से। इमेज घूम भी रही है, हालांकि थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप हो गया, इमेज घूम भी रही है, इमेज में एड ऑन भी होता हुआ चल रहा है ना, घूम भी रही है और एड ऑन भी होता हुआ चल रहा है। जल्दी से बताएं कृपया, टाइम क्यों लग रहा है बाकी सभी को। देखो भैया, पहली इमेज में दिख रहा है एल, है ना, फिर अगली इमेज में दिख रहा है कि ये एल मुड़ गया है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, है ना, और इसमें कुछ जुड़ा भी है। एल में क्या जुड़ गया, एक ये तीर है ना, ये कोना एक्स्ट्रा आ गया, मतलब कुछ जुड़ भी रहा है, घूम भी रहा है, मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन दिखने लग रहा है। फिर इसके बाद एल 45 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब इसमें देखा कि ये जो टांग थी, है ना, इसकी एक टांग नकली थी, हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वेलकम मूवी देखी होगी, याद आ रही होगी, खैर। तो देखो अब देखा इसमें ये यहां जुड़ा, तो अगली बार इसकी एक टांग और आ गई। फिर अगली बार देखो, मतलब एक बार ऊपर की साइड कुछ बढ़ रहा है, एक बार नीचे की साइड कुछ बढ़ रहा है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो देखो अगली इमेज फिर 45 डिग्री नीचे की ओर घूमी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी, और इसकी सींग निकल आई, है ना, एक सींग थी, है ना, सिंगल हेडेड था, अभी डबल हेडेड हो गया। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, है ना, सिंगल हेडेड फिश हुक एरो, मछली फंसाने वाला कांटा, और डबल हेडेड एरो, है ना, डबल हेडेड एरो आ गया। फिर उसके बाद फिर 45 डिग्री देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, अब देखो इसकी एक और टांग आ गई, है ना, इसको मान लो टांगों में उंगली आ गई, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक। ऑब्वियस बात है, अब जब यहाँ पे 45 डिग्री घुमा है, तो अगला जो होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना, ऐसे दिखाई देगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात, ऐसे वाले फिगर कौन कौन से, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीन तो मैं इतना ही काट दूंगा। अब ए और बी की सारी लड़ाई है, जरा समझते हैं। यहां पे ऐसे बना, यहां एक टांग आई, मतलब नीचे वाले पोर्शन में इंक्रीमेंट हुआ, तो अगला इंक्रीमेंट किसमें आएगा, ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक टांग एक्स्ट्रा आई है, तो यहाँ भी एक टांग एक्स्ट्रा आनी चाहिए, है ना, तो यहाँ तो दो दो वाला, बी तो होगा नहीं, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी, ए इज द राइट आंसर। अब जरा चेक कर लूं किन किन का आंसर ए है और किन किन को ये समझ में नहीं आया है। बी बताया भारती उपाध्याय जी ने, ए बताया वेरी गुड पूनम बिष्ट जी ने, ई बताया, ई तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे ई आया, पूनम बिष्ट जी क्या बताएं, भारती जी, भारती डिंगरा जी कृपया मुझे बताएं, क्या ये समझ में आया है, क्या मैंने ही गड़बड़ कर दी, मुझे तो नहीं लगता। 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कृपया एक बार चेक करें। नहीं समझ में आया, भारती उपाध्याय जी का सही आंसर, ठीक है, जल्दी से बताएं क्या ये समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो चलिए नेक्स्ट। किसके लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कृपया बताएं। हाँ जी, भारती जी एंड पूनम जी जल्दी से बताएं फर्स्ट। जल्दी जल्दी कृपया, अगले क्वेश्चन का भी आंसर करें। जब तक चेक करता हूं यूट्यूब के माध्यम से तो कोई नहीं जुड़ा, चलिए मुझे तो यूट्यूब के माध्यम से कोई नहीं दिख रहा। हाँ जी, ओके सर, आ गया सर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें भी ये भी मिसलिनियस टाइप ही हो गया, घूम भी रहा है, आई थिंक, है ना, घूम भी रहा है, आई थिंक घूम नहीं रहा है, ये तो मिसलिनियस ही हो गया पूरा। इसमें तो बस जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, एक चीज ऐड हो रही है, एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, इतना क्लू दे दिया। भारती उपाध्याय जी का आंसर आया है बी, चलिए बी आया है, देखते हैं। बट हाँ ये दिख रहा है एक चीज ऐड हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिया, बट ये मिसलिनियस ही हो गया, है ना, बट हाँ दिख रहा है कि कुछ ऐड हो रहा है और कुछ घट रहा है, कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है, इसमें तो घूम नहीं रहा है, ये घूमने वाला क्वेश्चन नहीं है, रोटेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, ठीक है, बी आंसर आया है। चलिए देखिए, हमें दिख रहा है कि पहले वाले प्रश्न में केवल एक लाइन है, सेकंड वाले प्रश्न में लाइन और आ गई, थर्ड वाले प्रश्न में थर्ड वाली इमेज में एक और लाइन आ गई, फोर्थ वाले में देखो लाइन यहाँ तक कवर हो गई, फिफ्थ में लाइन यहाँ तक पहुंच गई। तो ऑब्वियस बात है, जब ये यहाँ तक लाइन पहुंच गई, यहाँ तक आ गई, तो सिक्स वाली में लाइन ऐसे यहाँ तक आनी चाहिए। तो किस किस में आ रहा है, तो देखो ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो बी और सी तो हटा दिया। अब 60% जो है मेरे क्वेश्चन के, है ना, यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट करते ही 40% तो गलत होने के चांस खत्म हो गए। अब मेरा तीन ही ऑप्शन बचे, 33% क्वेश्चन मेरा ठीक होने के चांस बनते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 साइड है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो मतलब अगली कितनी साइड होनी चाहिए सर, 3 साइड होनी चाहिए।
3 साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 साइड वाला मतलब ये भी हटा दूं। अब इसके बाद 3 साइड जो होनी चाहिए उसमें यहां से लाइन शुरू होनी चाहिए और यहां पे इसका एंड होना चाहिए। देखो यहां से लाइन शुरू है, यहां पे लाइन एंड है, दैट मींस डी आंसर होना चाहिए, ए आंसर इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए इसका आंसर नहीं होना चाहिए। देखो लाइन कहां से शुरू हो रही है ना, लाइन वहीं से शुरू हो रही है और लाइन एंड कहां पे होगी, तो लाइन एंड यहां पे होगी, है ना। तो डी आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है जी। भारती उपाध्याय जी, बी आंसर आया है। बी 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 कैसे आया, कृपया मुझे बताएं। ये थोड़ा सा जल्दी से चेक करें क्या ये क्लियर है कि नहीं। और मैं अभी बता रहा हूं एग्जाम में गलतियां ऐसे ही होंगी, एग्जाम में गलतियां ऐसे ही होंगी, जल्दीबाजी में हम आंसर गलत कर आएंगे। लेवल में अच्छा ही रख रहा हूं, ये बैंकिंग वाला लेवल है ना, बैंकिंग वाला लेवल है। इजी आएगा तो वो हर कोई कर ही देगा, बट जो हार्ड आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको 5 फिगर देगा और 5 ही उसके ऑप्शन देने की कोशिश करेगा, है ना। हालांकि हमारे एग्जाम में 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, बट मैं एक एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं ताकि थोड़ा सा दिमाग और अच्छे से सोच पाए, ज्यादा चीजों को कम समय में सोच पाए। और मैं प्रेशर डालता रहूंगा कि आंसर दीजिए, तो आप उसको और जल्दी से सोचने की कोशिश करेंगे, है ना। जल्दीबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना, ये जल्दीबाजियां यही ठीक करके जानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब तक आप अगले क्वेश्चन पे रुक करें। अच्छा, अब टाइप चेंज हो गया, टाइप 2 पे आते हैं। कह रहा चेंज इन नंबर ऑफ शेप्स, आकृति की संख्या में परिवर्तन। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो सिंपल है ना। नंबर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है जल्दी से बताएं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 डंडे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 डंडे हैं, यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 डंडे हैं, यहाँ 6 होंगे, तो अगला आंसर 7 वाला होना चाहिए। सारे हटा दो, डी आंसर होना चाहिए। हमारे एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, हमारे एग्जाम का कोई 3 बाई क्यू हो, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है, बहुत सिंपल, आई थिंक क्लियर होगा। केवल नंबर यहां पे गिनने थे, है ना। अब क्वेश्चन में रोटेशन के साथ नंबर वाला देता रहूंगा, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे फ्लक्चुएशन करता रहूंगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आई थिंक सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करें जब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। चलिए प्रश्न आकृतियां हैं, उत्तर आकृतियां हैं, सही आंसर देने की कोशिश करें कृपया। तो आपकी तो पहला ही पूछ लिया, है ना। जल्दी से करें, ये 30 सेकंड से ज्यादा वाला क्वेश्चन नहीं है, तुरंत आंसर इसका आना चाहिए, नॉट मोर देन 30 सेकंड वाला है ये। 30 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए किसी भी हालत में। जल्दी से आंसर कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। भारती जी कह रहे हैं इसका आंसर सी होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, जल्दी से देखते हैं। तो हम देख रहे हैं एक सर्कल है, सभी ऑप्शन में सर्कल है, कोई समस्या नहीं है। सर्कल के बाद यहाँ 2 डंडियां, यहाँ 3 डंडियां, यहाँ 4 डंडियां है, मतलब पहले वाले में एक ही डंडी होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए। फिर हमें ये देखना है कि ये सर सर्कल है, सर्कल के सेंटर से होके नहीं जा रहा, मतलब ये डायमीटर नहीं है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब ये कोड है ना, कोड ऑफ द सर्कल। ये जितने भी बन रहे हैं ट्राइंगल बन रहे हैं, कोड ऑफ द सर्कल से बन रहे हैं। सर ये स्क्वायर बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, कोड ऑफ द सर्कल से बन रहा है। तो एक तो होती है डायमीटर, है ना, ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर हमेशा सेंटर को छू के जाती है, सर्कल के सेंटर को छू के जाती है, जबकि कॉर्ड सेंटर को छूने के अलावा कहीं भी छू के जाएगी, इसको हम कोड कहेंगे, है ना। तो इसकी कोड है, तो कोड वाला कौन दिख रहा है, पहला तो नहीं दिख रहा, ये कोड नहीं है सर, ये भी कोड नहीं है, तो टेंजेंट दिख रहा है ना, सर्कल के टेंजेंट दिख रहा है ना। तो ऑब्वियस बात है कोड ऑप्शन सही दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ सभी के, इट इज क्लियर टू ऑल, सिंपल प्रश्न था, जल्दी से बताएं। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से, मैं चैट में वेट कर रहा हूं सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आकृति हैं, उत्तर आकृति हैं, कृपया सही ऑप्शन यहां पे दें।
गिव द राइट आंसर। काउंटिंग करना है, हमने ऊपर भी काउंटिंग करा, बट मैथमेटिक्स की चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां भैया एक सर्कल दिया है, उससे कोड वाली इमेज बन रही है ना, डायमीटर वाली नहीं है, कोड वाली है। तो कोड वाली के अकॉर्डिंग हमने सही उत्तर, ठीक है जी, भारती जी कह रहे हैं इसका आंसर डी होगा। चलिए वेरी गुड, देखते हैं। जहां तक मुझे भी लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर एक सर्कल है, उसके अंदर दो तरह की लाइन है, एक है वर्टिकल लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। सर वर्टिकल लाइन में +1 होता जा रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, मतलब 4 वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। तो इसमें 4 है, नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 देखनी है, ये भी नहीं है, तो डी और डी में से होना चाहिए, 50-50 पे पहुंच गए। ठीक है, भारती जी का डी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 1 है, फिर उसके बाद 3 दिख रही है, फिर 5 दिख रही है, मतलब अगली 7 होनी चाहिए। तो बी में 7 नहीं है, तो डी आंसर इसका राइट होना चाहिए। यस, जो डी आंसर दे रहे हैं सभी का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है चेंज इन साइड ऑफ द फिगर, है ना, किसी फिगर की साइड में अगर चेंज होता है तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। एक और टाइप, गिव द राइट आंसर, गिव द राइट आंसर। 2 डंडे दिख रहे हैं, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, स्क्वायर बन गया, तो उसके बाद कितने डंडे आएंगे? सिंपल है, डी बी। डी बी, 2 आंसर कैसे आ रहे हैं जी? भारती उपाध्याय जी बी, यस वेरी गुड, है ना। तो राइट आंसर इज द बी, है ना। 2 डंडे दिख रहे हैं, 3 आ गए, ट्राइंगल बन गया, 4 आ गया, स्क्वायर बन गया, 5 आ गया तो पेंटागन बन गया। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, और तो कोई नहीं है इसमें? हाँ, और कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आई थिंक नॉन वर्बल रीजनिंग का ये पोर्शन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। गिव द राइट आंसर। चलिए जल्दी से फास्ट, जो बच्चे इसको YouTube पे बाद में देखेंगे, ये बात मुझे शुरू में ही बोलनी चाहिए थी, वो भी सही आंसर कमेंट में लिखते हुए चलेंगे, है ना, वो भी सही आंसर कमेंट में लिखते हुए चलेंगे। भारती जी का नेक्स्ट आंसर आया है डी। चलिए डी बता रहे हैं इसका राइट आंसर। हाँ जी, भारती उपाध्याय जी का आ रहा है ए। जहां तक मुझे भी लग रहा है कि शायद ए ही सही उत्तर हो सकता है ना। रीजन क्या है? देखो, हमने देखा ये लाइन 2 है, ये वाली लाइन 1 है, फिर अगली वाली इमेज में ये लाइन लेफ्ट हैंड की साइड बढ़ रही है ना। फिर देखो सेकंड इमेज में लेफ्ट हैंड की साइड बढ़ गई, थर्ड इमेज में हमें दिख रहा है साफ ये लाइन इससे जुड़ गई है, देखो जुड़ गई है ना। फिर फोर्थ इमेज में ऑब्वियस बात है ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगी, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, है ना, ये हेक्सागन तो कंप्लीट हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है। सेकंड फिगर में है कि एक सर्कल है, उस पर एक लाइन टच कर रही है, फिर उसके एक पैरेलल में लाइन आ गई सेकंड वाले में, है ना। फिर उसके बाद थर्ड वाले में एक लाइन ने टच करा जो उसको यहाँ क्रॉस कर रही है, तो अब इस बात में जो फोर्थ लाइन आएगी वो सर्कल है, फिर इसके बाद ये है यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो जो फोर्थ वाली लाइन है वो उसको यहाँ पे क्रॉस करेगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे जरा बताइएगा, फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे जरा बताइएगा, ठीक है। और वैसे भी आप एलिमिनेट करना चाहो तो एलिमिनेट में खैर हेक्सागन तो सभी में है, बट इसमें देखो हेक्सागन सभी लेटे हुए, इसमें खड़ा वाला हेक्सागन है तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। बी तो वैसे ही हटा दो। फिर सी आ जाओ, सी में कह रहा है सर्कल है, उसको ये पूरा घेरे हुए है, तो बेटा जी लाइन जो एक्स्ट्रा निकली हुई है इसका क्या, है ना, ये जो लाइन एक्स्ट्रा निकली हुई है इसका क्या, तो सी तो वैसे ही नहीं होगा। अब बचेगा कौन सा? डी और ए। तो डी और ए में देख लो सारी लाइन, है ना, सी ऑप्शन को चेक कर लो, क्या सभी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, बाहर निकल रही है? तो ऐसा नहीं दिख रहा, तो डी तो हो ही नहीं सकता, फिर तो बचा ए ही, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अभी कोई कंफ्यूजन तो बताएं, अदरवाइज अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए गिव द नेक्स्ट आंसर, गिव द नेक्स्ट आंसर। अगला उत्तर देंगे कृपया सभी। ये भी सेम 30 सेकंड से ज्यादा वाला क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए।
चलिए अगले का आंसर भी आया है ए और ए, दोनों का आंसर ए आया है ना। अगला तो बहुत ही सिंपल है कि आपके पास ये एक स्टार है, स्टार में से पहले एक लाइन हट गई, ये हट गई है ना, फिर अगले वाले स्टार में से एक लाइन हट गई, वो हट गई, फिर वापस पहले वाले स्टार में ऐसा है उसमें से एक लाइन हट गई, हट गई, फिर अगले वाले स्टार में से भी ऑब्वियस है ये लाइन एक हट जाएगी, है ना। ए कैसे आ रहा है? हाउ ए इज द राइट आंसर? मेरा तो ए नहीं बन रहा भाई, एक बार जरा दोबारा से विचार करें, मेरा तो ए नहीं बन रहा है ना। हो क्या रहा है कि आपके पास स्टार है, पहले इस वाले जो फर्स्ट वाला है इसमें से एक लाइन हट रही है, फिर जो सेकंड वाला है इसमें से एक लाइन हट रही है ना। अब देखो फिर ये फर्स्ट वाले में से एक ये वाली लाइन हट गई, है ना, फिर ऑब्वियस बात है अब लाइन किससे हटेगी? सेकंड वाले से हटेगी। कौन सी हटेगी? ये वाली। देखो इस साइड से अगर लाइन हट रही है तो उसमें भी इस साइड से ही लाइन हटेगी। वैसे भी चेक कर लो, इसमें जब ऊपर वाली लाइन हटी है तो इसकी ऊपर वाली लाइन हटी है तो सर इसमें भी देखो सेम नीचे वाली लाइन हटी है ना। बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, है ना। तो उसके अपोजिट विपरीत वाली लाइन हट रही है इसमें। देखो फिर अगला जब मैं यहां देख रहा हूं तो ये वाली लाइन हटी है ना, देखो जरा ये वाली लाइन हटी है, ये हट गई, तो उसके विपरीत वाली लाइन हटनी चाहिए। क्रॉस चेक करो एक बार जल्दी से फास्ट। मेरे अकॉर्डिंग तो जो आप आंसर बता रहे हैं सही नहीं है, ठीक है। क्रॉस चेक इट, इसको क्रॉस चेक करें जल्दी से फास्ट, क्रॉस चेक करें जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सही सी बनना चाहिए, ठीक है, सी बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए जरा देख लो, एक बार फिर से समझा देता हूं। आपके पास ये स्टार नंबर 1 है, इससे एक लाइन हट गई, फिर स्टार नंबर 2 है, इससे लाइन हट गई अपोजिट वाली, फिर स्टार नंबर 3 इसकी वाली लाइन हट गई, तो ऑब्वियस बात है फिर इसकी कौन सी हटेगी? इसके जस्ट अपोजिट वाली ये वाली हटी है तो उसके अपोजिट वाली ये वाली लाइन है, ये हट जाएगी, तो हट जाएगी तो क्या बचा? केवल ये और ये बचा, तो सी आंसर बनना चाहिए। हाँ जी, भारती उपाध्याय जी का सही आंसर आ गया, उन्हें तुरंत समझ में आया गलती क्या हुई, है ना। तो यही बस इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, जो ये हम गलतियां कर रहे हैं ना, ऑब्वियस एग्जाम में इतनी आसानी से सोचने का टाइम तो नहीं मिलेगा, वहां तो हमें जल्दी से सोचना है क्योंकि अगले प्रश्न भी करने हैं, है ना। तो इन्हीं प्रैक्टिस को, इन्हीं क्वेश्चन को सही करना है, इन्हीं पे प्रैक्टिस करना है बस। चलिए अगला जल्दी से फास्ट। अब क्या टाइप है? चेंज इन पोजिशन ऑफ शेप। हो सकता है शेप में या शेप की पोजिशन में कोई चेंज हुआ हो, उस चेंज को हमें पहचानना है। चलिए पहचानिए, सोचिए और आंसर दीजिए। हाँ जी भारती जी, पूनम जी, क्या आप सभी को क्लियर है ये? जल्दी से कृपया बताएं और अगला क्वेश्चन इसका आंसर कृपया दें। चलिए जल्दी से जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर बताएं कृपया। फास्ट, बहुत ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, वेट कर रहा हूं आंसर का। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये इस तरीके से फूल है कि इसका ये वाला ऊपर है तो अगले वाले में नीचे हो गया, फिर ये ऊपर हो गया तो ऑब्वियस बात है फिर से नीचे हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखो ये वाला लेफ्ट में है, फिर ये राइट में हो गया, फिर से लेफ्ट में हो गया तो सर यहाँ ये राइट में हो जाएगा। सर ये वाला यहाँ राइट में है, राइट में है, सर लेफ्ट में है तो ये वाला लेफ्ट में हो जाएगा। सर ये वाला टॉप में आ रहा है, फिर ये नीचे को आ रहा है, फिर ये नीचे को आ रहा है, फिर ये मेरे हिसाब से टॉप में आना चाहिए, है ना। ये आंसर इसका बनना चाहिए, मतलब सारे कप अंदर की साइड। क्या ये ऑप्शन में ऐसा तो नहीं दिख रहा, मतलब कुछ और यहाँ पे रीजन हमें देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे कुछ और रीजन देखने को मिल रहा है। चलिए देखते एक बार फिर से, ये टॉप में है, ये बॉटम में है, ये टॉप में है, मतलब ये बॉटम में आना चाहिए, ठीक है। ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ आया, ये बाहर की तरफ आया तो ये तो अंदर की तरफ आना चाहिए, है ना। यही इसका सही बनना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है घूम भी रहे हो, है ना, तो घूमने वाला मेथड भी लगाते क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सही आंसर नहीं बन रहा। तो चलिए एक बार घूमने वाला नियम भी यहाँ लगा के देखते हैं। सर ये ऊपर की साइड है, ठीक है, तो नीचे की साइड वाला जस्ट इसके अपोजिट है, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर की साइड है, नीचे वाला अपोजिट साइड यहाँ पे है। चलिए फिर उसके बाद
रिवर्स लगा लो एक बार, है ना। ये आप अगर इसको देखें तो ये है ऊपर की साइड और ये है इधर की साइड। ये भी नहीं बन रहा कि ये अपोजिट हो जाए, ये अपोजिट हो जाए। बोलिए क्या आंसर बनना चाहिए इसका, सोच के देखिए। ठीक है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है, नहीं ये भी नहीं लग रहा। आई थिंक इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें कुछ लग पाए, क्योंकि अगर आप देखें इसमें ये वाली और ये वाली विपरीत है, तो इसमें दोनों विपरीत हैं। ये भी नहीं लग पा रहा। ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर दो इमेज एक जैसी हैं इसकी, मतलब कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वाला फंडा लग सकता है यहाँ, है ना, क्योंकि ये ऊपर आ रही है और ये दो नीचे आ रही है, मतलब दो सेम डायरेक्शन में है, ये तो पता चल ही रहा है। अगर इसको सोच के देखें, ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों नीचे हैं, ये फिर ऊपर नीचे हैं। हाँ, कुछ ऐसा लग तो रहा है, बनेगा इसमें से कुछ ना कुछ तो, है ना। अगर एक बार ऑप्शन को और देख लेते हैं, इसमें इमेज यहाँ है, यहाँ है, इसमें नीचे है, इसमें ये है, अच्छा इसमें ये है, ये है, ओके। तो इमेज के अकॉर्डिंग देखें तो पहला ये बन रहा है, डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया। सोचिए देखिए क्या बन रहा है, इसमें कुछ तो क्लॉकवाइज वाला ही फंडा मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ लगेगा। भारती उपाध्याय जी सी आंसर बता रहे हैं। सी कैसे बताया है एक बार मुझे कृपया बताएं, है ना, क्योंकि ये ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ये नीचे आ गया। चलो इसको मैं घुमाता हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऐसे तो नहीं आ रहा, है ना, या फिर ये कुछ एंगल पे पक्का घूम रहा होगा। इसको सोच के देखिए सी कैसे आ रहा है एक बार मुझे कृपया बताएं, जब तक इसका सॉल्यूशन आपने कैसे किया है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं बन रहा है ना, और बोलो, सोचे 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 कैसे लगेगा। क्लॉकवाइज दो अंदर हैं, दो बाहर है ना, दो ऊपर हैं, ऐसे हो रहा है, फिर दो नीचे हैं, ये भी हो रहा है, ठीक है, तो दो नीचे हैं तो दो बाहर हो रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद क्या हो रहे हैं, दो इधर आ गए, ऊपर हो गए, अच्छा ऊपर आ गए, फिर ये इधर हो गए, फिर ये इधर हो गए, है ना, तो ये भी पैटर्न नहीं बन रहा कि ऊपर है, इधर है, इधर है। ठीक है, सी बता रहे हैं, चलिए बताइए कैसे है सी। ठीक है, देखना जरा और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबल पैटर्न, पॉसिबल सोचिए, इसमें पॉसिबल थिंकिंग क्या लग रही है कि अगर तीन इसमें इमेजेस हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, तो उसमें अप डाउन, अप डाउन, डाउन आना चाहिए। डाउन के अकॉर्डिंग तो वैसे भी बी और सी हट जाएगा, है ना, क्योंकि देखो इसमें अप डाउन बन रहा है, तो सी तो वैसे ही हट जाएगा। चलिए, फिर इसके बाद दो इमेज आउटवर्ड, फिर दो इमेज सेम साइड, दो इमेज सेम साइड, फिर दो इमेज आनी चाहिए फिर से आउटवर्ड। अच्छा, दो इमेज आ गए आउटवर्ड, अप डाउन, अप डाउन, ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है, डी में देखना, ये बन रहा है क्या। अच्छा, तो इसका ऑप्शन ए तो होगा, सही तो है। देखो इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सा रीजन लग रहा है कि एक अप है, डाउन है, अप है, डाउन है ना, तो पहले अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, आउटवर्ड है, फिर सेम साइड है, फिर अपोजिट साइड है ना, तो आउटवर्ड हो गया तो अगली कौन सी हो जाएगी, इनवर्ड, है ना, पर ये भी नहीं बनेगा अगर एक रोटेशन देखा जाए। फिर ये देखो, ये हो रहा है अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो ये भी अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर ए और डी ही में से कोई बनेगा, सोचिए अब ए और डी में से कौन सा बनना चाहिए, क्योंकि इसमें लग रहे हैं दोनों बाहर की तरफ, ये है दोनों सेम तरफ, ये है दोनों सेम तरफ, ऑब्वियस बात है फिर से बाहर की तरफ अगर है तो उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन बन रहा है, लेकिन ना डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, हाँ तो ए ही बन रहा है, फिर डी बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं है ना, तो यस इसका ए ही बनेगा। कैसे बनेगा एक बार जरा देख लें, सिंपल है, मेरे अकॉर्डिंग तो ए ही बनना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं एक बार देख लूंगा जहां से मैंने क्वेश्चन दिया है इसका सही ऑप्शन क्या है, अगली क्लास में फिर से डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज जो सोच पा रहा हूं मेरा तो यही चल रहा है कि पहले ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ऐसे बनना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगला जो ऑप्शन है वो नीचे की ओर तो होना चाहिए, तो नीचे की ओर में मुझे बी और सी तो नहीं दिखाई दे रहे, है ना। फिर देखो यहाँ अप है, डाउन है, फिर अप है, मतलब सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है कि अप है, डाउन है, डाउन है, फिर अप है ना। तो सेम यहाँ देखो, ये दोनों आउटवर्ड है, फिर ये इस साइड है, तो फिर से आउटवर्ड आने चाहिए, है ना, तो वही तो पैटर्न रिपीट कर रहा है, अप डाउन डाउन अप, सेम यहाँ देखो, है ना। और कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है तो मुझे कृपया बताएं।
मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ए बनना चाहिए, पर जहां से मैंने क्वेश्चन दिया है मैं एक बार और चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है इतना सोचने के बाद, ठीक है, क्योंकि डी में पैटर्न रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, डाउन तो है, तो ये बाहर की तरफ इस साइड, तो दोनों इस साइड, अच्छा इसमें भी हो सकता है डी में, है ना, कि अगर एक साइड दो आउटवर्ड है, लेफ्ट है राइट है, फिर आउटवर्ड हो सकता है, फिर टॉप डाउन अप हो सकता है, तो ए और डी में इसमें आंसर हो सकता है ना, ए और डी में से कोई हो सकता है, बाकी मैं इसको ए और डी दोनों ही मान के चलता हूं, और इसके अलावा कोई और थिंकिंग आपके माइंड में बन पा रही तो बताइएगा, ठीक है। बी और सी तो नहीं लग रहा किसी भी एंगल से, ठीक है, क्योंकि अप डाउन मेथड भी लगा रहे हो तो भी चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो और कोई तरीका है मुझे जरा सोच के बताए, अदरवाइज मैं इसको चेंज करके देख के एक बार बता दूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही पैटर्न रिपीट होना चाहिए, अप डाउन हो रहा है, फिर अप डाउन अप हो रहा है, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड, यस, तो ए और डी इसका सही आंसर हो सकता है, क्रॉस चेक और कर दूंगा। चलिए अगला आंसर बताएं, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से नेक्स्ट अगला उत्तर बताएं कृपया, क्या सही आंसर इसका हो सकता है, जल्दी से। इसमें दो बड़े डॉट हैं, दो छोटे डॉट हैं, ये तो सिंपल है, आई थिंक ये तो घूम रहा है बस, ऐसा लग रहा है ना। चलो इसे ट्राई करो जल्दी से, 26 का क्या सही आंसर होना चाहिए। ये तो सिंपल ही लग रहा है, ये तो हालांकि रोटेशन का क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, ए आंसर आ गया भारती जी का, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आया, तो ये देखो ये 45 डिग्रीज पे है, ओके, फिर ये कितना घूम रहा है 90 45 डिग्री और, अच्छा अच्छा, ये तो सिंपल ही हो गया फिर, है ना, कि ये भाई देखो पहले ये ऐसे था, फिर ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 45 घूम रहा है ऐसा लग रहा है ना, तो यहाँ आ गया, फिर क्लॉकवाइज 45 घुमा यहाँ आ गया, फिर क्लॉकवाइज 45 घुमा यहाँ आ गया, है ना, फिर अगला क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना, छोटे वाले ऐसे और बड़े वाले इसके 45 पे ऐसे आना चाहिए, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन रहा है, यस दोनों का ए ऑप्शन आ रहा है, चलिए देखते हैं, तो यस ए इज द राइट आंसर, है ना, यही बन रहा है हमारा, तो यस ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला करें कृपया, अगला जल्दी से मुझे बताएं, फास्ट स्पीड में थोड़ा, डू इट, कृपया जल्दी करें और आंसर मुझे बताएं, ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा सोचने वाला प्रश्न है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इसी पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से फास्ट। देखो पहले क्या दिख रहा है, दो तरह की सुइयां दिख रही है एक तरीके से घड़ी में, अगर से मान लिया जाए एक बड़ी सुई है एक छोटी सुई है, ये वाली बड़ी सुई दिख रही है, ये वाली सर छोटी सुई दिख रही है, ऐसा करके मान सकते हैं। इसके बाद क्या दिख रहा है कि सर जो ये छोटी सुई है ये ऐसे ऊपर थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में आ गई, सर ऐसे थी अब ये ऐसे आ गई, मतलब ये 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज हो गई, है ना, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगी, दो ही चीजें हैं, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देख लो, अगर एक साथ माइंड नहीं काम कर रहा, है ना। फिर देखो 90 डिग्री के घूमने के बाद फिर ये यहाँ आ गई, है ना, देखो ये यहाँ आ गई, 90 थी अब ये यहाँ आ गई, मतलब 45 डिग्री आ गई, और कैसे आ रही है, घूम एंटी क्लॉकवाइज ही रही है, फर्स्ट राउंड 90 डिग्री में था, यहां से यहाँ आई तो 90 डिग्री, अगला राउंड सर 45 डिग्री दिख रहा है, फिर अगला कितना दिख रहा है, देखो यहाँ है, यहाँ से अब यहाँ आ गई डायरेक्ट, मतलब 90 डिग्रीज आ गई, है ना, देखो यहाँ आ गई 90 डिग्रीज आ गई, ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है 90, तो एक बार 90 डिग्री घूम रही है, एक बार 45 डिग्री, एक बार 90 डिग्री, तो अगला सर 45 डिग्री घूमेगी, मतलब ये वाली जो छोटी सुई है यहाँ आ जानी चाहिए, छोटी वाली सुई सर हमारे ऑप्शन में यहाँ आनी चाहिए, है ना, यहाँ पे आनी चाहिए ऊपर की ओर, तो कौन सा आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ है नहीं है, इसमें ये बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई नहीं है, अच्छा ये है, सॉरी है ना, ये तो 90 पे ही बन रहा है, मतलब अगले 45 पे बन रहा है, और इसमें है ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो सकता है बी और सी में से, बी और सी में से इसमें आंसर हो सकता है, ठीक है। जरा आप सोचें, अब देखते हैं बड़ी वाली सुई को, बड़ी वाली सुई यहां है, अच्छा, और ये यहां आ गई, तो मतलब ये यहां है और ये लगभग यहां आ गई, है ना, तो लगभग कितना आ गया 135 से मान लो, है ना, ये 135 ट्रेवल कर रही है, फिर देखो ये बड़ी वाली सुई, अच्छा फिर ये बड़ी वाली सुई
कहाँ पहुंच गई है? अच्छा 135 है, यहाँ पहुंच गए, एक मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है, फिर इसने अगला 135 ट्रेवल करा है, देखो ये यहाँ से कहाँ पहुंच गई है, एक मिनट रुकना, 135 है यहाँ पे, ये वाली सुई यहाँ पहुंच गई 180 आई थिंक, है ना, 180 चल रही है 135 चल रही है। एक बार सोचें बड़ी वाली सुई का क्या सिस्टम बन रहा है, बड़ी वाली सुई का एक बार फिर से देख लेते हैं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा सोचने वाला प्रश्न है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे एंगल इसमें अलग अलग बन रहे हैं, है ना। तो ये ऊपर है सर छोटी वाली सुई, और ये छोटी वाली सुई, ये एक तो बराबर सी बना रखी है ना, इस वाली इमेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाली ऊपर आ गई है, छोटी वाली सुई है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, अगर ये, अब देखो इसमें इमेज ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, अब इसमें कौन सा 90 यहीं से गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये सुइयां लगभग बराबर लग रही हैं, तो इस क्वेश्चन में यही फंस रहा है कि ये सुइयां सर बराबर लग रही हैं, इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो इस इमेज के बाद इसको सोचें तो इसकी छोटी सुई ऊपर आ रही है, अच्छा सर इसकी छोटी सुई यहाँ आ रही है, और फिर ये देखो इमेज में बराबर लग रहा है। चलो खैर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि देखो इमेज में ये सुइयां बराबर लग रही है, इसकी वजह से हमारे ऑप्शन में गड़बड़ आ रही है ना, ये बराबर लग रही है, तो ये कंफ्यूजन कर रही है, तो उसको स्किप कर देते हैं। वाई? क्योंकि सुइयां बराबर लग रही है, हम पहचान नहीं पा रहे बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। पहले में तो समझ में आ रहा है, फिर यहाँ देखो बराबर सी बैठ रही है, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है, तो इसमें नहीं पता चल रहा बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन मुझे सही लग नहीं रहा, और ये कोई सा PYQ था, है ना। हो सकता है वहां हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सही पूछा गया हो, पर जब ये प्रिंट करा गया दोबारा से तो वहां पे ये घड़ी की सुइयां मुझे प्रॉपर तो नहीं नजर आ रही भाई। फिर भी किसी को लग रहा हो कि कोई इसमें हम आंसर दे सकते हैं तो जरूर बताइएगा। बाकी घड़ी की सुइयां बराबर तो नहीं है, स्किप कर सकते हैं। हो सकता है मैंने क्योंकि बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, पेपर में पूछा गया वो क्वेश्चन, बट वहां पे हमने जो टाइपर होंगे या टाइपिस्ट होंगे तो उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ कर दी है ना, सुइयां बराबर लग रही है। स्किप करते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन टाइप चेंज बेस्ड ऑन शेप एंड साइज। चलिए जल्दी से फास्ट इसका आंसर दीजिए। आई थिंक ये तो सही क्वेश्चन है, हाँ ये सही है, इसमें तो कुछ भी ऐसा एज सच मुझे चेंज नहीं दिखाई दे रहा। सिंपल है, स्क्वायर है, मतलब रोम्बस है एक तरीके से कहो, या वर्टिकल स्क्वायर है क्या, तो सर्कल दिख रहा है और स्क्वायर दिख रहा है। चलिए इसमें तो एज सच कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, हाँ ये सही है। चलिए आंसर दीजिए, ABCD कौन सा सही उत्तर होगा। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया भाई, प्रश्न ये है ना, ऊपर उत्तर है, कहीं इसको भी आप पहले वाले को देखो, ये है प्रश्न, है ना, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं। चलो प्रश्न नीचे है, उत्तर ऊपर है, कहीं आप पहले उत्तर को देखें और फिर प्रश्न देने की कोशिश करें। चलिए जल्दी से फास्ट। एक हमें दिख रहा है स्क्वायर, ये और ये, अच्छा सर ये जो रोम्बस है ये मुझे फर्स्ट में आते हुए दिख रहा है ना, तो जो थर्ड वाली इमेज है फर्स्ट में शिफ्ट हो गई, ऐसा कुछ दिख रहा है। और जो सर्कल है, ठीक है, अब देखना है यहाँ सर्कल है ना, अच्छा मतलब थर्ड वाली फर्स्ट में ऐसा कुछ दिख ही रहा है ना, थर्ड वाली फर्स्ट में, तो यहाँ पे ये आ गई, फिर वही थर्ड वाली फिर से सर फर्स्ट में आनी चाहिए, तो पहले स्क्वायर आना चाहिए, पहले तो ये चीज क्लियर हो रही है। और कुछ दिख रहा है क्या? चलो तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो कि पहले में स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है पहले में नहीं है, स्क्वायर है पहले में नहीं है, अरे नहीं है, तो सही आंसर मिल गया, तो सिंपल क्वेश्चन था, बी आंसर हो गया इसका, है ना। हम देख रहे हैं जो थर्ड नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे आ जा रहा है, थर्ड नंबर वाला सर्कल है सर, अब ये फर्स्ट में आ गया, तो ऑब्वियस बात है स्क्वायर थर्ड पे है तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, इससे भी दिख रहा है, ठीक है। बाकी स्क्वायर और क्रॉस ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, स्क्वायर और क्रॉस मतलब इस पे बार है और उस पे डार्क है, ये किस तरीके से चल रहा है इसको भी देख लेते हैं। ये जो डार्क है ना पहला वाला, अच्छा यहाँ है सॉरी क्वेश्चन, ये डार्क है, ये एक इधर शिफ्ट हो रहा है ना, ये डार्क है फिर ये एक इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये डार्क फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस लास्ट वाले पे, तो देखो भैया बी वाले में लास्ट वाले पे डार्क है ना, ये डार्क, इससे ही पता चल गया कंफर्म है आंसर हमारा बी होगा। और क्या देख सकते हैं सर, ये जो क्रॉस लाइन है ना, ये एक इधर शिफ्ट हो रही है, फिर ये क्रॉस लाइन यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो ये क्रॉस लाइन बीच वाले पे आनी चाहिए, है ना, तो बीच वाले पे आनी चाहिए, मतलब तो 100% हो गया कि बी होगा, ठीक है। जल्दी से बोले क्लियर है, जल्दी से बोले, बीच में एक आध क्वेश्चन गलत भी आया परेशान ना हो, बेकार क्वेश्चन आया है गलत क्वेश्चन आया तो उससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट जो क्वेश्चन हमारे सही हैं उन पे आप ध्यान देंगे क्योंकि ये सब PYQs हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, बट जो टाइपिस्ट की गलतियां हैं उनसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कृपया मुझे बताएं ये सभी को क्लियर है, किस तरीके से हमने सोचा, किस तरीके से रेशनल माइंड का हमने यहाँ यूज करा है। हमें दिख रहा है कि थर्ड वाली इमेज फर्स्ट बन रही है,
फिर साथ में देखा कि किस तरीके से हमारे गोले वगैरह चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार चैट में मुझे बता दें क्या ये सभी को क्लियर है? इट इज क्लियर टू ऑल। और गलत प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर जब यूके ट्रिपल एस सी एल टी का आंसर की रिलीज होगा तो जितने भी गलत प्रश्न होंगे उनको हम सही कराएंगे। ठीक है, चलिए यस सर आ गया, आगे देखते हैं। फर्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सही है, प्रश्न पहले उत्तर बाद में। चलिए दीजिएगा इसका आंसर। ये तो सिंपल सा ही प्रश्न लग रहा है, 30 सेकंड से ज्यादा वाला नहीं है, जल्दी से 30 सेकंड से ज्यादा वाला नहीं है। फर्स्ट सिंपल है कि भैया जो आपका डार्क पैटर्न है ये चेंज हो रहा है ना। जल्दी से, ये डार्क पैटर्न है, ये जो डार्क पैटर्न है ये पहले एक छोड़कर जा रहा है ना, एक छोड़कर आ गया, फिर ये देखो दो छोड़कर आ रहा है, दो छोड़कर आ गया, फिर ये यहाँ पे है तो एक छोड़कर आ रहा है, एक छोड़कर आ गया, फिर ये एक दो दो छोड़कर आ रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, एक छोड़कर आ रहा है, देन दो छोड़कर आ रहा है, एक छोड़ के आ रहा है, देन दो छोड़ के आ रहा है, ऐसे चल रहा है। फिर ऑब्वियस बात है अगला कौन छोड़ेगा, एक छोड़ के आएगा, तो एक छोड़ के बताएं सही आंसर क्या होगा, ई आंसर होगा। ठीक है, एक छोड़कर आएगा तो यस, यहां छोड़कर यहां आना चाहिए, यस वेरी गुड, ई इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यस, दोनों भारती जी का सही आंसर आ गया है ई, तो यस ई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे ये वाले क्वेश्चन, आगे देखना। अब है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इनके आंसर दे दें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फास्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, तो हमारे सारे टाइप कंप्लीट हमने कर लिए, जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे फास्ट। ठीक है, डू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब 2 बजे से क्लास होगी या नहीं ये मैं आपको बता दूंगा, है ना, क्योंकि अब तो 1 ही घंटा रह गया, आप भी अपना लंच वगैरह करेंगे। ठीक, तो इवनिंग में तो क्लास होगी, 8 बजे वाली क्लास आज होगी। कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कल घर पे कुछ मेहमान आ गए थे तो कुछ विशेष व्यंजन जो है मैंने बनाए उनके लिए तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और फिर जब बाद में, है ना, बस की नहीं भी मेरे पढ़ाना, तो भैया मैंने सिंपल गुड नाइट ही बोल दिया। उससे पहले भी काफ़ी लोगों का गुड नाइट आ चुका था कि सर आज क्लास मत रखिए, तो फिर मेरी भी बस की नहीं हुई, मैंने कहा जी क्लास आज रखेंगे। ठीक है, आगे आंसर ए, वेरी गुड। चलिए तो हम देख रहे हैं, पहले 12 बज रहा है, फिर 1 बज रहा है, फिर 3 बज रहा है, मतलब +1 हुआ, फिर +2 हो गया, फिर 3 के बाद +3, यस 6 बज रहा है तो +3 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 है ना, मतलब 6 है, 6 में 4 जोड़ूंगा 10 बजने चाहिए, तो 10 ए में बज रहे हैं, यस वेरी गुड। नेक्स्ट फास्ट, कृपया जल्दी से उत्तर दें। क्लास अगर 2 बजे से होने की संभावना होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप भी तैयार रहिएगा, कोई बात नहीं, मन मार के ही सही, है ना, जब सपने बड़े हैं तो भैया उनको पूरा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। भारती जी का अगला आंसर भी आ गया है ए। क्या ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड वाला देगा मैंने, क्या ये रिपीटेड दे दिया मैंने, डी आ रहा है, अच्छा डी कर दिया अभी, चलो डी बता रहे हैं इस वाले का, अच्छा इस वाले का डी बता रहे हैं हम, चलिए हाँ जी जल्दी से आंसर दें। दिख रहा है भाई, एक तो गोला है, गोले में डैश है, मतलब एसबीआई वाला साइन है ना, एसबीआई वाला साइन हो सकता है, एसबीआई का क्वेश्चन एसबीआई वाला साइन दिख रहा है, ये गोला है, गोला ऊपर पहुंचा, अच्छा देखो गोला नीचे से ऊपर की ओर गया, ऊपर से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये गोला नीचे आ जाएगा, तो गोला नीचे वाला इमेज ये है, ये नहीं है ना, दो नहीं है, तो दो कट गए, ए और डी में से कोई हो सकता है। भारतीय उपाध्याय जी डी आंसर बता रहे हैं, डी मतलब सभी ने डी बताया है ना। तो इसके बाद एसबीआई का साइन यहाँ से यहाँ पहुंचा एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज से ऊपर पहुंचा, ऊपर से मतलब ये राइट में पहुंचना चाहिए। भाई कैसे डी आ रहा है, मेरा तो डी नहीं बन रहा, देखना जरा, मेरा तो ये एसबीआई का साइन नीचे है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो यहाँ पहुंचा, अब ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो यहाँ पहुंचा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, घूमेगा तो मेरे हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए। अच्छा यहाँ ये डी में तो आ रहा है, आई एम सॉरी, मेरी ही है ना गलत रीजनिंग हो गई, डी तो आ रहा है, सही तो है, सही है, वेरी गुड राइट आंसर। नेक्स्ट सही है, डी आ रहा है। अगला डू नेक्स्ट, ये भी सिंपल लग रहा है, ये तो 30 सेकंड से कम वाले हैं सारे, जल्दी से, ये सभी 30 सेकंड से कम वाले हैं, है ना, ये तो तुरंत ही हो जाना चाहिए। एरो है और उस पे की है, मतलब जितनी कम फिगर्स होती है उतनी जल्दी आंसर आना चाहिए।
है ना। तो देखो यहाँ ये पेंटागन तो वैसे ही हटा दो क्योंकि पेंटागन तो है नहीं, ट्राइंगल तो वैसे ही हटा दो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो आंख बंद करके। अच्छा अगला भी आ गया, वेरी गुड, बी बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड है आप सभी की, है ना। तो चलिए ऊपर है, लेफ्ट है, नीचे है, मतलब राइट आएगा, तो यस वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। चलिए फास्ट अगला, अगला डब्बे चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो जितने हार्ड टाइप के थे वो देख लिया, अब तो इजी इजी वाले हैं, है ना, क्योंकि मैं हार्ड हार्ड करा के ही बोर्ड नहीं करना चाहता, और फिर एक आध गलत क्वेश्चन आ गया, इसमें भी हमारा थोड़ा 10-5 मिनट तो नहीं, 2-4 मिनट तो खींचे उसमें भी, है ना। मेन दिक्कत ये नहीं है, मेन दिक्कत ये जब गलत प्रश्न आता है और फिर उसका उत्तर नहीं निकल रहा होता है, तब बड़ा बुरा लगता है, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं और वहीं पे इंसान ऊब जाता है। चलिए अगला भी आ गया है, वेरी गुड, बी, अगला भी आ गया है, ठीक है। तो ये ऊपर है, ये नीचे आया तैर के, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब बी आएगा, वेरी गुड, राइट आंसर। चलिए अगला, अच्छा तो रिपीटेड वाला ही दे दिया शायद, नहीं नहीं नहीं, चेंज है ना, जल्दी से देखना, नहीं नहीं वही रिपीटेड वाले, ये तो कोड वाले तो है, कोड कोड, तो चार कोड मिलकर एक रेक्टेंगल बनानी है, फिर ट्रायंगल बनानी है, फिर दो लाइन बनानी है, तो मतलब एक सिंगल कोड आनी चाहिए, तो रिपीटेड वाला है। बी, बी कैसे है, कोड वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है, अभी अभी रिपीटेड क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं, अभी तो रिपीटेड था ये, कोड वाला थोड़ी देर पहले बताया था। हाउ, बी कैसे होना चाहिए, ये टेंजेंट है, ये नहीं होगा, ये भी टेंजेंट दिख रहा है, यस सी, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन तो। चलिए ऐसा ब्लेंडर नहीं करना है, ब्लेंडर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आकृतियां, उत्तर आकृतियां, जल्दी से, ऐसा दिख रहा है मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज आ गई, जल्दी से देखें, ऐसा लग रहा है मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर्स, केमिस्ट्री, हाँ जी, ये इसकी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, भी इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को एनेंसियोमर्स कहा जाता है, बट कंपाउंड ऑर्गेनिक होने चाहिए, कार्बनिक होने चाहिए, है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं एनेंसियोमर्स, हालांकि वैसे ही फैक्टर लग रहा है। खैर तो देखो इसका, भाई जब मिरर में इसको देखूंगा, है ना, तो कैसा दिखाई देगा, पहले बड़ा गोला, फिर से छोटा, फिर से छोटा, सबसे छोटा, तो डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, डी 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 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, स्वास्तिक का कुछ कुछ साइन दिख रहा है, चलिए स्वास्तिक का कुछ कुछ साइन हमें नजर आ रहा है, स्वास्तिक के साइन को जल्दी से बताएं, क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए स्वास्तिक में। आई थिंक नॉन वर्बल रीजनिंग अब आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग हमारे एग्जाम में आनी है। भारती जी का ये डी आंसर आया है, पिछले वाले का होगा आई थिंक, ये पिछले वाले का था, इस वाले का बताया आपने, ठीक है पिछले वाले का बताया होगा, इसका आंसर दीजिए फास्ट, इसका आंसर देंगे कृपया। स्वास्तिक का साइन आ गया है, भारती उपाध्याय जी का आंसर, ये कह रहे हैं सी इसका आंसर होना चाहिए स्वास्तिक में। चलिए जल्दी से स्वास्तिक का सही आंसर मुझे कृपया सभी दें, इस स्वास्तिक में सही आंसर क्या होगा। सी आंसर आया है, चलिए देखते हैं। स्वास्तिक में ये दिख रहा है कि जो ये और ये है, ये तो पहले और दूसरे में सेम दिख रहा है ना, जो चेंज हो रहा है यहाँ हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत में है, तो ये एक दूसरे के पास में आ गए, ठीक है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अच्छा और कुछ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगना नहीं है कि आंसर बनेगा, सी आपने बनाया है, और भी कुछ दिख रहा है। अच्छा इसको देखें, तो ये ऊपर की साइड है, ठीक है, फिर अगले वाले में ऊपर की साइड है तो नीचे आ गया, फिर इसमें ये दोनों ऐसे हैं, तो ये इसके अपोजिट हो गया, मतलब सेकंड वाले में अपोजिट बन रहा है, ठीक है। फिर थर्ड वाले में ये ऐसे बना है ना। अच्छा और क्या देखने को मिल रहा है, सी कैसे बनाया है आंसर, हाउ सी इज द राइट आंसर, सी कैसे बनाया है,
कृपया जल्दी से बताएं सी कैसे आप देख पा रहे हैं सही आंसर, क्योंकि मुझे इस तरीके से यहाँ पे सी तो नजर नहीं आ रहा है, और इन लाइनों को यदि मैं ऐसे ऐसे है, ठीक है, सर्कल इसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो चेंज हो रहा है स्वास्थ्य के साइन में हो रहा है। चलिए एक बार ऑप्शंस को भी यहाँ पे देखते हुए चलते हैं कि इसमें इसमें एक कॉमन चीज है। अच्छा फिर अच्छा ये है ये ऊपर की साइड, ये इधर, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है। अच्छा अगर 1 बाय 1 लाइन को देखा जाए तो ये इधर है, ये इधर है, ये फिर अपोजिट हो गई, ठीक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन में अपोजिट हो सकती है, ठीक है। एक तो ये हमें देखने को मिल रहा है पहली चीज। 1 बाय 1 सभी लाइन को देख लेते हैं। ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ये नीचे की साइड है, ठीक है ना, तो ये इसमें ऊपर की साइड हमें दिख सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये इधर की साइड है, ये इधर की साइड है, ये इधर की साइड है, तो पॉसिबल है कि ये इधर की साइड मिलेगा, है ना, क्योंकि यही रोटेशन देखने को मिल रहा है। अब कौन सी लाइन बची, ये वाली, ये ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, तो ये नीचे की साइड होना चाहिए, है ना। यस, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, सी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। यस वेरी गुड भारती जी, सही आंसर दिया है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही दिख रहा है पॉसिबल, और बाकी अगर मैं लाइन को किसी भी तरीके से रोटेट करता हूँ वो दिख नहीं रहा, ये ऊपर है ना, तो 1 बाय 1 सभी लाइन को पॉसिबली रोटेट करके देखना है। तो ये लाइन इधर की तरफ जा रही है, इधर है, तो ये इधर होगी, तो ये वाली इधर होगी, ठीक है ना, यही पैटर्न लगेगा, इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने लाइन को ऊपर नीचे अरेंज करके देखा, वो भी नहीं होगा, है ना। तो 1 बाय 1 हर लाइन को अरेंज करके देखिए, तभी पता चलेगा कि भाई ये लाइन लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में, ये वाली राइट होगी तो ये वाली राइट में होनी चाहिए। फिर देखो ये वाली लाइन टॉप में है, ये बॉटम में है, ये बॉटम में है, तो अगली वाली टॉप में होनी चाहिए। फिर ये वाली लाइन देखो, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो ये राइट में है, तो अगली लेफ्ट में होगी। फिर उसके बाद ये टॉप में है ना, ऊपर है, तो ये नीचे होगी, तो ये वाली भी नीचे होगी। तो यस, इसका आंसर सही आंसर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट प्रश्न आकृतियां, उत्तर आकृतियां, जल्दी से फास्ट। ये तो सिंपल प्रश्न है, पिछला था थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न, है ना। तो रीजनिंग यही है, किसी भी तरह का सोचने का, किसी भी तरह का आपका तार्किक आंसर कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। हर प्रश्न ही मैं इजी दे दूंगा तो आपको मजा भी आएगा करने में कि ये तो इजी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, पर जरा समझिए जब अटकाने वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रीजनल तरीका देखना पड़ेगा, हर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो आपके दिमाग में उस फिगर को देख के आ सकता है ना। जैसे पिछले वाले फिगर में हमने दोनों लाइन को एक साथ कनेक्ट करके देखा, इंडिविजुअल लाइन को भी कनेक्ट करके देखा, जब हमारा सही आंसर आया तो उसका तर्क हमारा निकल गया आंसर नंबर सी, ठीक है। बाकी कोई आंसर में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको करेक्ट करता हुए बताता हुआ चलूंगा, बट वो नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए अभी मेरे पास आंसर नहीं है, तो डायरेक्ट जो हमारे तार्किक तरीके सोचने पे आंसर आ रहे हैं उन आंसर को हम मार्क कर रहे हैं। चलिए अगला, वेरी गुड, बी, बी आया है अगले का। तो एक लाइन एक डॉट, दो लाइन एक डॉट। अच्छा डॉट क्या हो रहा है, डॉट जो नई लाइन आ रही है उसके साथ चला जा रहा है, देखो डॉट बड़ा चालू है, जो नई लाइन आ रही है उसके साथ डॉट चला जा रहा है ना, तो नई लाइन के साथ डॉट, नई लाइन के साथ डॉट, नई लाइन के साथ यहाँ पे डॉट, तो अगली लाइन कौन सी होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए, इसमें तो दो लाइन बन रही है, ये नहीं होगा, तो यस बी ही बन रहा है, बी ही बच रहा है। भारती उपाध्याय जी सी बचा रहे, सी बता रहे हैं आंसर। आप ये भी तो देखिए लाइन इसमें ऐड होती चल रही है, क्या ये सही नहीं बनेगा, क्या आप देखिए अगर इन ऑप्शंस को देखें तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि सर लाइन ऐड होती जा रही है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, फिर चार लाइन है, तो फिफ्थ लाइन भी तो आएगी, है ना, फिफ्थ लाइन भी तो आएगी। क्या बताएं जल्दी से, आप ऐसे सोच पा रहे हैं या किस थिंकिंग से आपने सी आंसर दिया है। हो सकता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग इस क्वेश्चन में ज्यादा अच्छी है ना, ये हो सकता है आप किसी और तरीके से सोच के बता रहे हैं, तो कृपया उसे आप जो है चैट में मुझे बताएं भी, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए, एक लाइन है, दो लाइन है ना, तीन लाइन है, चार लाइन है, तो अगली ऑब्वियस बात है लाइन ऐड हो रही है तो पांचवी लाइन आएगी, और जो पांचवी लाइन आएगी उसी के साथ ये गोला भाग जा रहा है ना, तो फिफ्थ के साथ ये भाग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जल्दी से फर्स्ट, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, यस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दें, फिर आपकी छुट्टी, बेल बज जाएगी टन 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 चलिए ओके आया है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से कृपया, प्रश्न आकृतियां हैं आपके पास, ये तो सिंपल है, ये 30 सेकंड से कम वाला है, जल्दी से 30 सेकंड से कम वाला है ये तो, है ना, जहां पे टाइम लग रहा है ऑब्वियस है वो तो फिर क्वेश्चन ही ऐसा है। और ध्यान रखना यही एग्जाम में जिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लगता है कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसको बाद में देखना है, सारा टाइम उस पर एग्जॉस्ट नहीं करना है, उस पर गोला कर देना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन है,
गोला कर देना और बाद में उस प्रश्न को देखना है, गोला कर देना, गोला 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 गोला, और बाद में देखना है। और ये चीजें कब सीखोगे कि किस प्रश्न को छोड़ना है फिलहाल के लिए, ये आपको समझ में आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको समझ में आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन मेरा टाइम वेस्ट कर सकता है, गोला करा बाद में करेंगे इसको, है ना, और जो इजी वाले उनको पहले निपटा दिए, फिर बाद में आराम से सोचना है, टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट पे, इस पे भी हम काम करेंगे, है ना। टीचर हैं हम, क्योंकि हमारा देखो फील्ड ही ऐसा है ना, टाइम मैनेजमेंट हमें आगे पहुंचाएगा। यस, भारती जी का अगला आंसर आ गया है सी। तो दिख रहा है 3 है, 5 है, 7 है ना, अगले में 9 होने चाहिए। फिर दिख रहा है 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इसमें 5 होने चाहिए। तो भैया 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो मतलब सही आंसर मिल गया। वेरी गुड, सभी का सी उत्तर आया है। ठीक है, तो चलिए, तो ये थी आज हमारी क्लास जिसको हम कंप्लीट करते हैं। अब आप सभी रेस्ट कीजिए, 2 बजे क्लास होगी, मैसेज डाल दूंगा, और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, ठीक है, बट आज नहीं, आज क्योंकि जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनकी आंसर की आई है, उस आंसर की पे भी मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि इनको सबमिट करना है 22 से पहले। तो आज मैं जितनी भी आपकी अच्छी बुक्स हैं उन बुक्स को पढ़कर, है ना, उसमें से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, सही आंसर बनेंगे, वो आंसर मैं आज उन बच्चों को देने जा रहा हूं। तो आज मैं उस पर काम करूंगा, शाम तक मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, और ऑब्वियस बात है 8 बजे हम केमिस्ट्री के लिए जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूं। बाय बाय एंड टेक केयर।